स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 CRI का। पहला टॉपिक है ग्रोथ जो है वो ऑर्गेनिक हो सकती है, इनऑर्गेनिक हो सकती है। ऑर्गेनिक ग्रोथ इज़ ग्रोथ थ्रू इंटरनल स्ट्रेटजी, जैसे कि बिजनेस और फाइनेंशियल स्ट्रक्चरिंग within the organization that result in enhanced customer base, higher sales, increased revenue without resulting in change of corporate entity। तो ऑर्गेनिक ग्रोथ जो है वो इंटरनल स्ट्रेटजी से होती है, जो कि रिलेट करती है जैसे कि बिजनेस या फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग जो होती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जिससे बेनिफिट्स होते हैं जैसे कि कस्टमर बेस बढ़ता है, सेल्स बढ़ती है, रेवेन्यू बढ़ता है, और उसमें आपको अपनी जो कॉर्पोरेट एंटिटी है उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती। ये इसके मेन हाईलाइट है। और सेकंड होता है इनऑर्गेनिक ग्रोथ, जिसमें आपको एक्सीलरेटेड ग्रोथ मिलती है, जिसमें आप कुछ स्टेप्स जो है आप लेडर की आप उसको स्किप कर पाते हैं, आप डायरेक्टली एक्सीलरेटेड ग्रोथ आपको मिल पाती है। और ये वाली जो रिस्ट्रक्चरिंग है इनऑर्गेनिक इसके अंदर आता है मर्जर, अमालगमेशन एक्सेट्रा। ये सारी मेथड है इनऑर्गेनिक रिस्ट्रक्चरिंग की। कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग के बारे में बताया गया है कि कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ रीडिज़ाइनिंग वन और मोर एस्पेक्ट ऑफ कंपनी के एक से ज़्यादा एस्पेक्ट को रीडिज़ाइन करना, कुछ अल्टर वगैरह करना, उसको कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग बोलते हैं। हेंस कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग इज़ अ comprehensive process by which a company can consolidate its business operation and strengthen its position to achieve its short term and long term corporate objectives। तो ये कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग का एक बेसिकली मीनिंग टाइप का दे रखा है कि कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग जो है एक ऐसी कम्प्रहेंसिव प्रोसेस है जिसके द्वारा जो कंपनी है अपने बिजनेस को कंसोलिडेट करती है और अपनी जो पोजीशन है उसको स्ट्रेंथन करती है, ताकि वो अपने लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव कर पाए। इसके बाद नेक्स्ट जो है ऑक्सफर्ड डिक्शनरी के हिसाब से रिस्ट्रक्चरिंग की डेफिनेशन दी गई है, जिसमें कहा है कि कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग या बेसिकली ये इसमें सिर्फ रिस्ट्रक्चरिंग को डिफाइन किया है। तो रिस्ट्रक्चरिंग मीन्स रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंपनी विथ अ व्यू टू अचीव ग्रेटर एफिशिएंसी एंड प्रॉफिट और टू अडॉप्ट टू चेंजिंग मार्केट। तो इसमें बस रिस्ट्रक्चरिंग को बेसिकली बताया है कि रिस्ट्रक्चरिंग क्या होता है। रिस्ट्रक्चरिंग अगर कंपनी का हो रहा है तो उसका मतलब है कि उसको रीऑर्गेनाइज करना ताकि वो ज़्यादा एफिशिएंटली काम कर पाए, ज़्यादा प्रॉफिट अचीव कर पाए, या फिर मार्केट में कुछ चेंज हो गया है तो उसको अडॉप्ट कर पाए, तो वो होता है रिस्ट्रक्चरिंग। तो यहाँ पे बेसिक वगैरह ख़त्म होता है। इसके बाद मेन टॉपिक आता है नीड एंड स्कोप, जिसको नीड एंड स्कोप या ऑब्जेक्टिव भी बोल सकते हैं कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग का। आगे एक मर्जर एंड अमालगमेशन का भी आएगा बेनिफिट, जबकि ये है नीड एंड स्कोप ऑफ कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग और इसका ऑब्जेक्टिव। तो इसका पहला ऑब्जेक्टिव है टू इन्हेंस शेयर होल्डर्स वैल्यू, शेयर होल्डर की वैल्यू को बढ़ाना। जिसके पैरेलली एक और पॉइंट है जो कि सिमिलर है, टू इंक्रीज द मार्केट शेयर। तो पहला तो है कि इन्हेंस शेयर होल्डर वैल्यू, दूसरा है मार्केट शेयर को बढ़ाना, तीसरा टॉपिक है तीसरा पॉइंट है डिप्लॉइंग सरप्लस कैश फ्रॉम वन बिजनेस टू फाइनेंस प्रॉफिटेबल ग्रोथ इन अनदर। तो एक बिजनेस की जो भी सरप्लस कैश है वो दूसरे बिजनेस में लगाना, ताकि उसमें ग्रोथ की एक जो अपॉर्चुनिटी है, प्रॉफिट की अपॉर्चुनिटी है, उसको हम फाइनेंस कर सकें। अगला है पॉइंट नंबर 4 जो है एक्सप्लॉइटिंग इंटरडिपेंडेंस अमंग प्रेजेंट एंड प्रोस्पेक्टिव बिजनेस। ये थर्ड और फोर्थ सिमिलर्स हैं। इसमें भी यही कहा गया है कि दो बिजनेस जो है उन दोनों की इंटरडिपेंडेंस को एक्सप्लॉइट किया जाए, जो कि एक प्रेजेंट बिजनेस है और एक फ्यूचर मर्जर एंड अमालगमेशन करके एक प्रोस्पेक्टिव बिजनेस को ले लेंगे, ताकि उन दोनों बिजनेस के इंटरडिपेंडेंस हो जाए। जैसे कि एक स्टील कंपनी है जिसको अपना रॉ मटेरियल कोल लगता है, तो अगर वो कोल कंपनी को एक्वायर कर ले तो वो दोनों इंटरडिपेंडेंस को यूज़ कर पाएंगे। नेक्स्ट है रिस्क रिडक्शन, पॉइंट नंबर 5 रिस्क रिडक्शन, रिस्क को रिड्यूस करना। और उसी से सिमिलर पॉइंट है पॉइंट नंबर 6 बाय डाइवर्सिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़ द मिनिमाइजेशन ऑफ बिजनेस रिस्क इज़ पॉसिबल। तो डाइवर्सिफाई करो अपनी बिजनेस एक्टिविटीज़ को, उससे आपकी जो है बिजनेस रिस्क जो है वो मिनिमाइज हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 7, ये है डेवलपमेंट ऑफ कोर कॉम्पिटेंसी। आप मर्जर अमालगमेशन करके एक कोर कॉम्पिटेंसी डेवलप कर सकते हैं, जिसमें आप एक स्पेशलाइजेशन होता है और बाकी कंपनी के ओवर आपको एज रहता है उस एक्टिविटी में।
और उसी से सिमिलर पॉइंट है कॉम्पिटिटिव बिजनेस नेसेसिटेट टू हैव शार्प फोकस ऑन कोर बिजनेस एक्टिविटी। तो कॉम्पिटिटिवनेस जो बिज़नेस में आ रही है वो ये चीज़ नेसेसिटेट करती है या फिर इससे बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आपको अपने कोर बिजनेस एक्टिविटी पे आपका जो है फोकस शार्प रहे। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 8, जो कि पॉइंट है टू ऑब्टेन टैक्स एडवांटेज बाय मर्जिंग अ लॉस मेकिंग कंपनी विद प्रॉफिट मेकिंग कंपनी। तो टैक्स एडवांटेज आपको मिल जाएगा अगर आप एक लॉस मेकिंग कंपनी को मर्ज कर देते हो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी से, तो सारा उसका बेनिफिट जो है लॉस मेकिंग कंपनी का वो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी में आ जाएगा। इसी से रिलेटेड पॉइंट है पॉइंट नंबर 9, जो कहता है विथ इंटीग्रेशन ऑफ सिक यूनिट इनटू सक्सेसफुल यूनिट the adjustment of unabsorbed depreciation and write-off of accumulated loss is possible and thereby successful unit can have strategic tax planning। तो बस ये वाला पॉइंट भी वही सेम बात कर रहा है कि जब आप सिक यूनिट को सक्सेसफुल यूनिट के साथ इंटीग्रेट कर देते हो तो आप जो है वो अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है उसको एडजस्ट कर पाते हो और इससे आपकी एक टैक्स प्लानिंग अच्छी होती है। तो ये 9 पॉइंट हो गए। अब 10वां पॉइंट जो है वो है एक इंडिपेंडेंट पॉइंट जो कहता है रिवॉल्यूशन in information technology has made it necessary for companies to adopt new changes for improving corporate performance। तो ये पॉइंट ये कहता है कि जैसे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जैसे जैसे रिवॉल्यूशन आ रहा है तो उससे एक ज़रूरी हो जाता है कंपनी को मर्जर एंड अमालगमेशन जैसे चेंजेस को अडॉप्ट करना ताकि आप उस नए चेंजेस के साथ अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर पाओ। उसके बाद आई गेस सारे पॉइंट हो चुके हैं, तो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है मोटिव बिहाइंड कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग। आप कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग क्यों करते हैं, इसके पीछे कारण क्या क्या हो सकते हैं। तो 2 तरीके के कारण बताए गए हैं, फाइनेंशियल हो सकते हैं या दूसरे हो सकते हैं। फाइनेंशियल मतलब कि जो इमीडिएटली आपको बेनिफिट दे रहे हैं वो, और अदर्स जो होते हैं वो आपको लॉन्ग टर्म में आपको कोई ना कोई फाइनेंशियली बेनिफिट देंगे। तो फाइनेंशियल में 6 पॉइंट हैं और अदर्स में 5 पॉइंट है। तो पहले फाइनेंशियल के 6 पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट इज़ टू रिड्यूस रिस्क। आपकी रिस्क कम करना एक फाइनेंशियल बेनिफिट है या एक मोटिव है, फाइनेंशियल मोटिव है। जैसे कि डाइवर्सिफिकेशन करके रिस्क को कम करना, जैसे रिलायंस करती है। दूसरा, टू इंक्रीज ऑपरेशनल एफिशिएंसी। अपनी ऑपरेशंस जो है उसकी एफिशिएंसी बढ़ाना, ज़्यादा प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर पाना, उसको अगर आप अचीव करना है तो आपको ये भी मोटिव हो सकता है। ये भी एक फाइनेंशियल मोटिव है, जिसका एग्जाम्पल है जोमेटो, ब्लिंकिट। नेक्स्ट है टू मैक्सिमाइज द वैल्यू ऑफ असेट। आप अपने एसेट्स की वैल्यू जो है उसको मैक्सिमाइज करना चाहते हैं तो वो भी एक फाइनेंशियल आपका मोटिव हो सकता है। जैसे कि रिलायंस और जियो दोनों इंडिपेंडेंटली वर्क कर रहे हैं ताकि अपन अपने एसेट को मैक्सिमाइज कर सकें। उसके बाद नेक्स्ट है टू इम्प्रूव एक्सेस टू फाइनेंशियल मार्केट। तो आप फाइनेंशियल मार्केट में अपना एक्सेस जो है वो बढ़ा सकते हैं। आप जब कंपनी के साइज़ बड़ा होगा तो आप उस पर फाइनेंशियली आप फाइनेंशियल मार्केट में आपका एक्सेस बढ़ जाएगा। टू ऑब्टेन टैक्स बेनिफिट, नेक्स्ट पॉइंट। तो आपको बेटर टैक्स बेनिफिट मिलेगा जब आप एक लॉस मेकिंग कंपनी को अक्वायर कर लेंगे। और उसके बाद है नेक्स्ट फाइनेंशियल मोटिव इज़ टू एलिमिनेट कंपटीशन। जैसे आइडिया और वोडाफोन ने मर्ज कर लिया था तो उनका कंपटीशन जो है वो एलिमिनेट हो गया था। नाउ नेक्स्ट मूव ऑन द अदर बेनिफिट। तो नंबर 1 बेनिफिट इज़ टू एक्सपेंड मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट कैपेबिलिटी। मार्केटिंग और आपकी मैनेजमेंट की कैपेबिलिटी बढ़ जाएगी जब आप इसको कॉर्पोरेट स्ट्रक्चरिंग करते हैं। सेकेंड पॉइंट इज़ टू अलाउ न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। जैसे कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट आप करते हैं तो आप प्रोडक्ट को जो है डेवलप कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज़ टू प्रोवाइड सिनर्जिक बेनिफिट। सिनर्जी आप दोनों की कंबाइन होती है तो वो बेनिफिट है, वो भी एक आपका अदर मोटिव हो सकता है। नेक्स्ट इज़ टू रिवाइव सिक कंपनी। सिक कंपनी को रिवाइव करना। उसके बाद लास्ट है टू रिजॉल्व द बैंकक्रप्ट एंड इंसॉल्वेंट कंपनी। तो इस सेकेंड लास्ट और लास्ट वाला पॉइंट दोनों सेम है। सिक पहले वाला सिक कंपनी को रिवाइव कर रहा है, लास्ट वाला बैंकक्रप्ट कंपनी की इंसॉल्वेंसी ठीक कर रहा है। तो एक बार अपन रिकैप कर लेते हैं फाइनेंशियल मोटिव्स क्या है। फाइनेंशियल मोटिव है टू रिड्यूस रिस्क, नेक्स्ट इज टू इंक्रीज ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, टू मैक्सिमाइज द वैल्यू ऑफ एसेट, टू इम्प्रूव एक्सेस टू फाइनेंशियल मार्केट, टू ऑब्टेन टैक्स बेनिफिट एंड टू एलिमिनेट कॉम्पिटिशन। अदर मोटिव क्या है, टू एक्सपेंड मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट कैपेबिलिटी, टू अलाउ न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, टू प्रोवाइड सिनर्जिक बेनिफिट, टू रिवाइव अ सिक कंपनी एंड लास्ट इज टू रिजॉल्व द बैंकक्रप्ट और इंसॉल्वेंट कंपनी। तो यहाँ पे ये मोटिव्स ख़त्म होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है टाइप ऑफ रिस्ट्रक्चरिंग।
जिसका पहला पार्ट है फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग। तो इसका फर्स्ट पॉइंट कहता है फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग डील्स विद रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ कैपिटल बेस एंड रेजिंग फाइनेंस फॉर न्यू प्रोजेक्ट। तो ये कह रहा है कि फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग के अंदर बेसिकली जो है आपके कैपिटल बेस का रिस्ट्रक्चरिंग इन्वॉल्व होता है, या न्यू फाइनेंस आप रेस करते हैं नए प्रोजेक्ट के लिए, वो होता है। सेकेंड पॉइंट कहता है कि फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग हेल्प अ फर्म टू रिवाइव फ्रॉम सिचुएशन ऑफ फाइनेंशियल डिस्ट्रेस विदाउट गोइंग इनटू लिक्विडेशन। तो फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग आपको लिक्विडेशन में जाने से बचा लेता है, आपकी कंपनी को रिवाइव कर देता है फाइनेंशियल डिस्ट्रेस से। थर्ड पॉइंट कह रहा है कि फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग के रीजंस क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि पुअर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, आपकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ही पुअर है तो आप फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग कर लो। सेकेंड है एक्सटर्नल कंपटीशन या फिर इरोजन और लॉस ऑफ मार्केट शेयर, अगर आपका कंपटीशन आ रहा है, आपका मार्केट शेयर कम हो रहा है कंपटीशन की वजह से, तो ये दोनों पॉइंट्स हैं। लास्ट पॉइंट है इमर्जिंग मार्केट अपॉर्चुनिटी, या मार्केट में कोई अपॉर्चुनिटी आ गई तो आप फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग कर लो। लास्ट है टाइप्स ऑफ मार्केट रिस्ट्रक्चरिंग। तो चौथा पॉइंट कहता है कि इट इन्वॉल्व्स इक्विटी रिस्ट्रक्चरिंग लाइक बायबैक, अल्ट्रेशन ऑफ शेयर कैपिटल या रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। और सेकेंड टाइप है डेट रिस्ट्रक्चरिंग, जैसे कि रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ सिक्योर्ड लॉन्ग टर्म बोरोइंग या फिर लॉन्ग टर्म अनसिक्योर्ड बोरोइंग या फिर शॉर्ट टर्म बोरोइंग विच आर एक्सप्लेन। ओके, इतना काम का ही है। हाँ, तो ये सारे टाइप है। तो फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग के 4 पॉइंट हो गए हैं। इसके बाद नेक्स्ट टाइप की रिस्ट्रक्चरिंग है मार्केट एंड टेक्नोलॉजिकल रिस्ट्रक्चरिंग, जिसमें पहले मार्केट रिस्ट्रक्चरिंग को पढ़ते हैं। तो मार्केट रिस्ट्रक्चरिंग के सिर्फ 2 ही पॉइंट है। पहला पॉइंट कहता है मार्केट रिस्ट्रक्चरिंग इन्वॉल्व डिसीजन विद रेस्पेक्ट टू प्रोडक्ट मार्केट सेगमेंट। तो मार्केट रिस्ट्रक्चरिंग में जो है डिसीजन जो होता है वो सिर्फ उसी एक प्रोडक्ट के मार्केट सेगमेंट से रिलेटेड होता है, तो वो उसी से कंसर्टेड है, तो वो मार्केट रिस्ट्रक्चरिंग होती है जिसमें आप प्रोडक्ट से रिलेटेड डिसीजन लेते हैं। उसका सेकेंड पॉइंट है वेयर द कंपनी प्लान टू ऑपरेट ऑन इट्स कोर कॉम्पिटेंसी। तो जब कंपनी अपनी कोर कॉम्पिटेंसी पे प्लान करने का सोचती है, उस पर ऑपरेट करना चाहती है, तब ये मार्केट रिस्ट्रक्चरिंग करती है। इसके बाद आता है टेक्नोलॉजिकल रिस्ट्रक्चरिंग। उसका पहला पॉइंट है टेक्नोलॉजिकल रिस्ट्रक्चरिंग ऑकर्स व्हेन अ न्यू कंपनी इज़ डेवलप दैट चेंजेस द वे एन इंडस्ट्री ऑपरेट। तो कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है जो कि आपकी इंडस्ट्री जिस तरीके से चलती थी उसी को चेंज कर दिया है, तब आपको टेक्नोलॉजी रिस्ट्रक्चरिंग करना पड़ेगा। दिस टाइप ऑफ रिस्ट्रक्चरिंग यूजुअली अफेक्ट एम्प्लॉयज एंड टेंड टू लीड टू न्यू ट्रेनिंग इनिशिएटिव अलॉन्ग विद सम ले ऑफ एज द कंपनी इम्प्रूव एफिशिएंसी। तो आपकी एम्प्लॉय को सबसे ज़्यादा ये इफेक्ट करती है, जिसमें आप कंपनी जो है एक नई ट्रेनिंग वगैरह देती है नए एम्प्लॉय को, कुछ एम्प्लॉय को ले ऑफ करती है, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती है। दिस टाइप ऑफ रिस्ट्रक्चरिंग आल्सो इन्वॉल्व अलायंसेस विद थर्ड पार्टी दैट हैव टेक्निकल नॉलेज और रिसोर्सेज। तो टेक्नोलॉजिकल रिस्ट्रक्चरिंग करने के लिए आपको अलायंस करना पड़ सकता है किसी थर्ड पार्टी से जिनके पास जो है अच्छी टेक्नोलॉजी है, ज़्यादा अच्छे रिसोर्सेज है, तो ये आपका बेनिफिट है। और लास्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 5 जो कि एक एग्जाम्पल है, पॉइंट नंबर 4 जो कि एक एग्जाम्पल है इंडियन टेक्नोलॉजी मेजर टाटा कंसल्टेंसी सर्विस लिमिटेड, मतलब TCS का एग्जाम्पल है, जिसने रिस्ट्रक्चरिंग करी थी अपनी तीन कोर एरिया पे फोकस करके, जो कि है क्लाउड एजाइल और ऑटोमेशन। क्लाउड एजाइल और ऑटोमेशन पे उन्होंने फोकस किया था और अपनी टेक्नोलॉजिकल रिस्ट्रक्चरिंग करी थी। डिज्नी ने भी अपनी टेक्नोलॉजिकल रिस्ट्रक्चरिंग करी थी अपने पार्क एंड रिसोर्ट डिवीज़न की, और उससे जो है उसमें जो रिज़ल्ट आया था, कुछ एम्प्लॉय जो थे उनको अपनी जॉब उनकी लूज़ हो गई थी, उनको जॉब छोड़ना पड़ा था। हाँ, इट एलिमिनेट सम पोजीशन एंड रिप्लेसिंग देम विथ अदर दैट हेल्प द कंपनी रीच मोर लॉन्ग टर्म टेक्नोलॉजिकल। तो कंपनी का लॉन्ग टर्म टेक्नोलॉजिकल गोल मीट हो गया था। और लास्ट टाइप की रिस्ट्रक्चरिंग है ऑर्गेनाइजेशनल रिस्ट्रक्चरिंग। इसका फर्स्ट पॉइंट है ऑर्गेनाइजेशनल रिस्ट्रक्चरिंग इन्वॉल्व रीऑर्गेनाइजिंग the internal structure and procedure for improving the capability of the personnel in the organization to respond to the change। तो ऑर्गेनाइजेशनल रिस्ट्रक्चरिंग में होता क्या है कि आप अपनी कंपनी के इंटरनल स्ट्रक्चर और प्रोसेस को चेंज करते हैं ताकि आपके जो पर्सनल है, मतलब एम्प्लॉय है, उनकी कैपेबिलिटीज़ को आप जो है उसको जो है आप इम्प्रूव कर पाओ, और ताकि जो कोई चेंज आया है मार्केट में उससे वो लोग रिस्पॉन्ड कर पाएँ। तो एक बेसिकली एक चेंज आता है मार्केट में और उससे रिस्पॉन्ड करने के लिए आप अपने एम्प्लॉय की जो है कैपेबिलिटी को चेंज करते हैं, जिसमें आप इंटरनल स्ट्रक्चर और प्रोसीजर को चेंज करते हैं, उसी को आप ऑर्गेनाइजेशनल रिस्ट्रक्चरिंग कहते हैं। इसका सेकंड पॉइंट है दिस चेंज नीड टू हैव कोऑपरेशन ऑफ ऑल लेवल ऑफ एम्प्लॉय। इस चेंज के लिए आपको सभी लेवल के एम्प्लॉय का सहयोग बहुत ज़रूरी है।
तीसरा पॉइंट है सम कंपनी शिफ्ट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर टू एक्सपेंड एंड क्रिएट न्यू डिपार्टमेंट टू सर्व ग्रोइंग मार्केट नीड। तो कुछ कंपनी के पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है तो वो एक्सपेंड करते हैं और नए नए डिपार्टमेंट को जो है वो इनकॉर्पोरेट करते हैं ताकि वो मार्केट की ग्रोइंग नीड से मीट कर पाए। और कुछ कंपनी जो है वो अपने आप को डाउन साइज करती है ताकि वो अपने ओवरहेड को बचा पाए। और यहाँ पर ये ख़त्म होती है सारी पहला पार्ट इस चैप्टर का। तो चैप्टर का सेकेंड पार्ट स्टार्ट होता है। पहला टॉपिक है मर्जर एंड एक्विजिशन एंड अमालगमेशन, जो कि ये मतलब मोस्ट कॉमनली अप्लाइड टूल्स ऑफ कॉर्पोरेट स्ट्रक्चरिंग के अंडर आता है। तो मर्जर एंड अमालगमेशन की डेफिनेशन दी है। मर्जर एंड अमालगमेशन आर ट्रांजेक्शन्स in which the ownership of companies, other business organization और ऑपरेटिंग यूनिट्स आर ट्रांसफर्ड और कम्बाइंड। तो मर्जर अमालगमेशन ऐसे ट्रांजेक्शन को कहा जाता है जिसमें ओनरशिप जो होती है, जैसे कि कंपनीज हो गया या कोई दूसरे टाइप के ऑर्गेनाइजेशन है या कोई यूनिट्स है, उनकी ओनरशिप को ट्रांसफ़र किया जाता है या कम्बाइन किया जाता है। और सेकेंड पॉइंट है एज एन एस्पेक्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट मर्जर एंड अमालगमेशन अलाउ इंटरप्राइज टू ग्रो, श्रिंक एंड चेंज द नेचर ऑफ द बिजनेस और कॉम्पिटिटिव पोजीशन। तो एक तरीके से ये एक स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का एस्पेक्ट है मर्जर एंड अमालगमेशन, जिसमें एक इंटरप्राइज जो होता है वो ग्रो हो सकता है, श्रिंक कराया जा सकता है उसको, और उसको चेंज कराया जा सकता है उसके नेचर को। मर्जर एंड अमालगमेशन आल्सो नोन एज कंसोलिडेशन ऑफ टू कंपनी। तो इसको एक कंसोलिडेशन ऑफ टू कंपनीज भी माना जा सकता है, जहाँ पे दो कंपनीज कंसोलिडेट होती है, वो भी एक मर्जर एंड अमालगमेशन है। नेक्स्ट टॉपिक है रीजन्स फॉर मर्जर एंड अमालगमेशन और बेनिफिट्स ऑफ मर्जर एंड अमालगमेशन। तो ऑल मर्जर एंड एक्विजिशन है वन कॉमन गोल regardless of their category or structure. They are all meant to create synergy that makes the value of combined companies greater than the sum of two parts। तो बेसिकली ये कह रहा है कि चाहे कुछ भी हो मर्जर अमालगमेशन का मोटिव, बट सबसे इम्पोर्टेंट जो मेन रीज़न जो है वो कॉमन गोल जो सभी का है मर्जर अमालगमेशन करने का, वो है सिनर्जी को क्रिएट करना। दोनों कंपनी के मिला के जो सिनर्जी क्रिएट होती है वही सबसे बड़ा कॉमन गोल है। उसके अलावा अगर आप मर्ज करते हो तो आपको ये सारे बेनिफिट होंगे, जैसे कि बिकमिंग बिगर, जिसमें आप साइज़ में ग्रो करोगे और आप अपने राइवल्स को जो है लिप कर दोगे, उनके ऊपर से जाके अच्छी छलांग मार के आगे बढ़ जाओगे। तो ये फ़ायदा है। सेकेंड पॉइंट है प्रीएम्प्टेड कंपटीशन, आप कंपटीशन को प्रीएम्प्ट कर सकते हो। थर्ड है डोमिनेशन, जिसमें आप मोनोपोली क्रिएट कर सकते हो। फोर्थ है टैक्स बेनिफिट, जिसमें अपने को टैक्स बेनिफिट मिलता है। नेक्स्ट है इकोनॉमीज ऑफ स्केल, जिसमें आप कॉस्ट पर यूनिट को आप कम कर देते हो। नेक्स्ट है एक्वायरिंग न्यू टेक्नोलॉजी, जिसमें आप नई नई टेक्नोलॉजी को एक्वायर करते हैं। और लास्ट है इम्प्रूव्ड मार्केट रीच एंड इंडस्ट्री विजिबिलिटी। तो इसमें आपकी मार्केट की रीच बढ़ती है और आपकी जो है इंडस्ट्री में विजिबिलिटी बढ़ती है, ये इसका बेनिफिट है। तो ये सारे बेनिफिट है मर्जर एंड अमालगमेशन। क्या रीजंस है? जो पहला है बिकमिंग बिगर, प्रीएम्प्टेड कंपटीशन, डोमिनेशन, टैक्स बेनिफिट, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, एक्वायरिंग न्यू टेक्नोलॉजी एंड इम्प्रूव मार्केट रीच एंड इंडस्ट्री विजिबिलिटी। इसका एक ट्रिक है याद करने का कि बेबी सीओस ऑब्सेशन ऑफ डोमिनेशन was the reason for merger and amalgamation. He was focused on becoming bigger by wearing sumo dress. He was thrilled by the tax benefit on sumo dress. Then he enjoyed economies of scale by buying bulk diapers. He wanted to preempt competition from other babies by acquiring new technology, that is drone, for milk delivery, which led to improved market reach and industry visibility. ये इसका ट्रिक है। मर्जर अमालगमेशन किस किस तरीके से हो सकता है? तो एक है आप परचेस कर लो एसेट, या आप परचेस कर लो कॉमन शेयर, या आप एक्सचेंज कर दो अपने शेयर के बदले में एसेट, या आप एक्सचेंज कर दो शेयर के बदले में शेयर। अब मर्जर अमालगमेशन जो है वो नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन में डिवाइडेड है। तो पहला आता है मर्जर। तो मर्जर की यहाँ पे जो है बताया गया पहले पॉइंट में कि मर्जर और अमालगमेशन को कंपनीज एक्ट में कहीं डिफाइन नहीं किया गया, लेकिन यही सबसे बेस्ट डेफिनेशन है यहाँ पे जो दे रखी है पॉइंट नंबर 2 में। Merger is the fusion of two or more companies whereby identity of one is lost, resulting in single company. Whereas amalgamation signifies blending of two or more undertaking into one undertaking. Blending enterprise loses their identity, forming themselves into separate
लीगल एंटिटी। तो पहला ये कहा है कि मर्जर जो होता है उसमें एक फ्यूज़न होता है दो कंपनियों का या दो से ज़्यादा कंपनियों का, जिसमें से जो सिर्फ एक की कंपनी की आइडेंटिटी या जो भी है किसी एक कंपनी की जो आइडेंटिटी है वो लूज़ होती है, और जो अमालगमेशन है वहाँ पे ब्लेंड होती है दो और दो से ज़्यादा कंपनियाँ, जिसमें जो भी ब्लेंड हो रही है सभी कंपनी अपनी आइडेंटिटी लूज़ कर देती है और वो रिज़ल्ट होती है एक अमालगमेटेड कंपनी में, जो कि एक जो है ऑल टुगेदर न्यू कंपनी होती है। तो इसमें सारी ब्लेंडिंग कंपनी जो है, ब्लेंडिंग एंटरप्राइज जो भी है सारे, वो सभी अपनी आइडेंटिटी लूज़ करते हैं। इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ मर्जर, कितने टाइप के मर्जर होते हैं। तो एक है हॉरिजॉन्टल मर्जर, सेकंड है वर्टिकल, फिर कॉन्ग्लोमरेट, कॉन्जेनरिक एंड रिवर्स मर्जर। एक एक करके देखते हैं। पहला है हॉरिजॉन्टल मर्जर। हॉरिजॉन्टल मर्जर इज़ अ मर्जर बिटवीन कंपनीज सेलिंग सिमिलर प्रोडक्ट, सेम मार्केट एंड इन डायरेक्ट कॉम्पिटिशन एंड हैव शेयर द सेम प्रोडक्ट लाइन एंड मार्केट। तो इसमें ये कहा गया पहले पॉइंट में कि हॉरिजॉन्टल मर्जर तो उसी मर्जर को कहा जाएगा जिसमें दो कंपनियां जो है वो सेम प्रोडक्ट बेच रही है, सिमिलर प्रोडक्ट सेम मार्केट में बेच रही है और डायरेक्ट कंपटीशन में एक दूसरे से, और जो है शेयर जो है वो सेम प्रोडक्ट लाइन को शेयर करते हैं और मार्केट भी उनका सेम है। सेकेंड पॉइंट, इट डिक्रीज कंपटीशन इन द मार्केट। तो इसका बेनिफिट ये है कि आपका कंपटीशन जो मार्केट में वो डिक्रीज हो जाएगा। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल से बेनिफिट लेना, अपना कंपटीशन रिड्यूस करना, मोनोपोली अचीव करना और मार्केट को कंट्रोल करना। इसमें एक एग्जांपल दिया है फेसबुक का, जो इसने इंस्टाग्राम को एक्वायर किया था $1 बिलियन में। तो ये एक अच्छा एक एग्जांपल है हॉरिजॉन्टल मर्जर का। नेक्स्ट है वर्टिकल मर्जर। पॉइंट नंबर 1, वर्टिकल मर्जर इज़ अ मर्जर बिटवीन कंपनीज इन द सेम इंडस्ट्री बट एट डिफरेंट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस। तो ये सेम इंडस्ट्री में जब आप मर्जर करते हैं, जो कि आप इंडस्ट्री तो सेम है लेकिन आप प्रोडक्शन प्रोसेस में जो है एक अलग स्टेज पे है और वो एक अलग स्टेज पे है, जो कि एक तरीके से आप सप्लाई चेन बनाते हो। तो उसमें सेकंड पॉइंट यही कहा है कि इन अदर वर्ड इट अकर्स बिटवीन कंपनीज वेयर वन बाइज और सेल समथिंग फ्रॉम और टू द अदर। तो कोई एक दूसरे को ही आपको सामान खरीदना या बेचना चल रहा है। थर्ड पॉइंट है टू इलस्ट्रेट, सपोज XYZ जो है एग्जांपल है, प्रोड्यूस शू एंड ABC लिमिटेड प्रोड्यूस लेदर। तो एक का इनपुट दूसरे का आउटपुट है, तो ये वो एग्जांपल दिया है जूता और लेदर का। नेक्स्ट है कॉन्ग्लोमरेट मर्जर। इसका फर्स्ट पॉइंट है कॉन्ग्लोमरेट मर्जर इज़ अ मर्जर बिटवीन टू कंपनी दैट हैव नो कॉमन बिजनेस एरियाज। उन दोनों कंपनियों के बीच में कोई कॉमन बिजनेस एरिया नहीं है, बिल्कुल कोई रिलेशन नहीं। तो सेकंड पॉइंट यही कहता है कि इट रिफर टू द कॉम्बिनेशन ऑफ टू फर्म्स ऑपरेटिंग इन इंडस्ट्री अनरिलेटेड टू ईच अदर। दोनों एक दूसरे से कोई रिलेशन ही नहीं है, अनरिलेटेड है। तो थर्ड पॉइंट ये है कि दोनों कंपनियां जो एक दूसरे से इंटायरली डिफरेंट है। चौथा पॉइंट भी यही है कि इसका मेन ऑब्जेक्टिव जो होता है वो होता है आपको साइज़ में अचीव करना, आपको बिग साइज अचीव करना। जैसे कि एग्जांपल दिया है, एक वॉच मैन्युफैक्चरर अगर सीमेंट मैन्युफैक्चरर को ख़रीदेगा तो वो बस एक साइज़ ही अचीव करेगा, मतलब क्योंकि दोनों एक दूसरे से अनरिलेटेड है। और एक रियल लाइफ एग्जांपल दिया है पॉइंट नंबर 5 में, बर्कशायर हैथवे ने जो एक्वायर किया था लुब्रिजोल को। तो वो दोनों अलग अलग कंपनियां थी, दोनों का काम बिल्कुल अलग था। बर्कशायर हैथवे जो है और उसकी सब्सिडरी जो है वो जिस चीज़ में इंगेज थी वो था इंश्योरेंस या यूटिलिटीज़ एनर्जी, जबकि लुब्रिजोल जो थी वो केमिकल कंपनी थी। तो दोनों बिल्कुल ही अनरिलेटेड थी। नेक्स्ट है कॉन्जेनरिक मर्जर। तो इसका पहला पॉइंट है कॉन्जेनरिक मर्जर इज़ अ मर्जर बिटवीन टू और मोर कंपनीज विच आर रिलेटेड टू ईच अदर इन टर्म्स ऑफ कस्टमर ग्रुप, फंक्शन और टेक्नोलॉजी। तो उन दो कंपनियों के बीच में मर्जर हो रहा है जो कि एक दूसरे से रिलेटेड है, या तो वो कस्टमर ग्रुप के टर्म्स में रिलेटेड है, या उनका फंक्शन सिमिलर है, या फिर टेक्नोलॉजी सिमिलर है। जैसे कि एक एग्जांपल दिया है, कंप्यूटर सिस्टम मैन्युफैक्चरर को UPS मैन्युफैक्चरर के साथ अगर मर्जर हो जाता है तो वो एक कॉन्जेनरिक मर्जर होगा, क्योंकि वो एक दूसरे से रिलेटेड है कस्टमर ग्रुप, फंक्शन और टेक्नोलॉजी में। एक रियल लाइफ एग्जांपल दिया है PVR और आइनॉक्स का, जिससे कि इंडिया की जो दो सबसे लीडिंग सिनेमा फ्रेंचाइजी थी उन दोनों ने मर्ज कर लिया, जिससे उनको काफ़ी बेनिफिट हुआ, सिनर्जी क्रिएट हुई। नेक्स्ट है HDFC का, HDFC लिमिटेड और HDFC बैंक का, जिसमें जो है HDFC जो था वो लार्जिंग हाउसिंग फाइनेंस कंपनी थी, जिसने अपनी बैंकिंग जो सेक्टर की, प्राइवेट सेक्टर की बैंकिंग कंपनी जो है सबसे लार्जेस्ट वाली, उसको अक्वायर कर लिया, मतलब अपनी ही कंपनी थी वो।
तो ये भी एक कॉन्जेनरिक मर्जर था। और अब लास्ट है एक और एग्जांपल दिया है कि सिटी ग्रुप जो मर्ज हुआ था वो ट्रेवलर्स ग्रुप में, तो वो भी एक कॉन्जेनरिक मर्जर है। और लास्ट है रिवर्स मर्जर। रिवर्स मर्जर तब होता है जब एक प्राइवेट कंपनी पब्लिक बन जाती है एक पब्लिक कंपनी को अक्वायर करके। इसका सेकंड पॉइंट कहता है कि इससे क्या होता है कि प्राइवेट कंपनी जो है वो कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस और एक्सपेंसिव कंप्लायंस से बच जाती है जो कि पब्लिक कंपनी बनने में लगता है। तीसरा पॉइंट कहता है कि इंस्टेड ऑफ अक्वायरिंग पब्लिक कंपनी एंड कन्वर्ट एज एन इन्वेस्टमेंट एंड कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू पब्लिक कंपनी, तो इंस्टेड जो है वो मतलब पब्लिक कंपनी बनने की जगह वो एक पब्लिक कंपनी को ही अक्वायर कर लेती है एज एन इन्वेस्टमेंट और अपने आप को कन्वर्ट कर लेती है पब्लिक कंपनी में। जिसका एक एग्जांपल दिया है जैसे आईसीआईसीआई जो बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक में आईसीआईसीआई मर्ज हो गई थी क्योंकि आईसीआईसीआई जो थी वो पेरेंट कंपनी थी और आईसीआईसीआई बैंक जो है वो उसकी सब्सिडरी है। तो पेरेंट कंपनी की जो बैलेंस शीट थी वो 3 टाइम्स से भी ज़्यादा थी साइज़ में, फिर भी वो अपनी सब्सिडरी में मर्ज कर गई। तो ये है रिवर्स मर्जर का एग्जांपल। अब अगला पॉइंट है, टॉपिक जो है वो है एक्विजिशन। तो एक्विजिशन का पहला पॉइंट है एक्विजिशन अकर्स व्हेन वन एंटिटी टेक्स ओनरशिप ऑफ अनदर एंटिटीज स्टॉक इक्विटी इंटरेस्ट और एसेट। तो जब कोई एक कंपनी जो है दूसरी कंपनी में ओनरशिप ले लेती है इन टर्म्स ऑफ आप ले लो स्टॉक या फिर आप उनकी इक्विटी ले लिए या फिर आपने उनके एसेट्स ले लिए, तो आप उसको एक्विजिशन कहेंगे। सेकेंड पॉइंट है इसका, इट इज़ द परचेज बाय वन कंपनी ऑफ कंट्रोलिंग इंटरेस्ट इन द शेयर कैपिटल ऑफ अनदर एग्जिस्टिंग कंपनी। तो आप दूसरी कंपनी पे कंट्रोलिंग इंटरेस्ट आप ले लेते हो जिससे कि आप उनको कंट्रोल कर पाओ, जैसे कि उनका शेयर कैपिटल आपने कंट्रोल कर लिया है, तो वो एक्विजिशन है। थर्ड पॉइंट कहता है इवन आफ्टर द टेक ओवर although there is a change in the management of both the firms company retain their separate legal entity। तो इसका एक खासियत ये है कि कंपनी जो है अपनी सेपरेट लीगल एंटिटी जो है रिटेन करती है, चाहे उनका मैनेजमेंट वगैरह चेंज हो गया है और वो अक्वायर हो चुकी है फिर भी। तो फोर्थ पॉइंट ये कह रहा है कि कंपनी जो है इंडिपेंडेंट और सेपरेट ही रहती है चाहे वो एक दूसरे ने अक्वायर कर लिया उसके बाद भी। और फिफ्थ पॉइंट कहता है कि जब एक्विजिशन फोर्सफुली करा जाता है या अनविलिंगली किया जाता है तो उसको हम टेक ओवर कहते हैं। और इसका एक एग्जांपल दिया है, सबसे बेस्ट एग्जांपल है फ्लिपकार्ट और मिंत्रा का। और वैसे स्नैपडील और फ्रीचार्ज भी एक्विजिशन किया था स्नैपडील ने, तो वो भी एग्जांपल है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है हमें डिफरेंस बिटवीन मर्जर एंड एक्विजिशन। तो उसमें जो है पहला पॉइंट है अब मर्जर ऑकर व्हेन, मतलब मर्जर की डेफिनेशन अपने को देनी है जो पहले थी वही मर्जर इज़ द फ्यूज़न और वो सब अपन लिख सकते हैं। एक्विजिशन का क्या है, एक्विजिशन मतलब होता है परचेस ऑफ वन एंटिटी बाय अनदर। इसका सेकंड जो है बिल्कुल ये रद्दी कंपैरिजन है बट करना है। सेकंड पॉइंट है कि ओल्ड कंपनी सिस्ट टू एग्जिट कर जाती है मर्जर में और नई कंपनी इमर्ज होती है, जबकि एक्विजिशन में कोई नई कंपनी इमर्ज नहीं होती है, बस देना था पॉइंट तो दे दिया हमने। थर्ड है टू कंसोलिडेट इनटू इट रिक्वायर्स टू एंटिटी टू कंसोलिडेटेड इनटू अ न्यू एंटिटी विथ न्यू ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, जबकि एक्विजिशन में जो है सिर्फ टेक ओवर करते हैं ऑपरेशनल मैनेजमेंट और डिसीजन के एक दूसरे को। इसके बाद फोर्थ पॉइंट है इफ द टेक ओवर इज फ्रेंडली इट इज़ कॉल्ड मर्जर एंड इफ द टेक ओवर इज हॉस्टाइल इट इज़ कॉल्ड एक्विजिशन। और यही सब डिफरेंस यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। थैंक यू। पार्ट 3 ऑफ चैप्टर 1 स्टार्ट। तो सबसे पहले यहाँ पे दे रखी है डेफिनेशन अमालगमेशन की, जो कि है इनकम टैक्स एक्ट 2025 के हिसाब से सेक्शन 2 सबसेक्शन 6 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 2025 डिफाइन अमालगमेशन एज अमालगमेशन इन रिलेशन टू कंपनी मीन्स मर्जर ऑफ वन और मोर कंपनी विथ अनदर कंपनी और मर्जर ऑफ 2 और मोर कंपनी टू फॉर्म वन कंपनी इन अ मैनर दैट। तो पहला पॉइंट ये कह रहा है कि अमालगमेशन जो है वो कंपनी के हिसाब से वो अमालगमेशन होता है जिसमें मर्जर होता है एक कंपनी का दूसरी कंपनी के साथ, या फिर मर्जर होता है 2 कंपनी का या उससे ज़्यादा कंपनी का एक कंपनी बनाने के लिए। तो मतलब मर्जर ऑफ वन कंपनी विथ अनदर कंपनी ये मर्जर है, या फिर 2 और मोर कंपनी टू फॉर्म वन कंपनी ये भी एक मर्जर है। इस मैनर में वो मर्जर हुआ हो जैसे कि ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ अमालगमेटिंग कंपनी इमीडिएटली बिफोर द अमालगमेशन बिकम द प्रॉपर्टी ऑफ अमालगमेटेड कंपनी बाय वर्च्यू ऑफ अमालगमेशन। तो जो सारी प्रॉपर्टी है अमालगमेशन के इमीडिएटली बिफोर वाली वो अमालगमेटेड कंपनी में आ जाए, सारी लाइबिलिटी जो इमीडिएट बिफोर अमालगमेशन में है वो
इमीडिएटली लाइबिलिटी बन जाए अमालगमेटेड कंपनी की, और सारे नहीं, शेयर होल्डर जो कि 3/4 इन वैल्यू है, कम से कम होल्डिंग नॉट लेस देन 3/4 इन वैल्यू ऑफ शेयर्स इन अमालगमेटिंग कंपनी जो है अमालगमेटेड कंपनी के शेयर होल्डर बन जाए बाय वर्च्यू ऑफ अमालगमेशन, तो वो है अमालगमेशन। लेकिन वो जो है एज अ रिजल्ट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ एज अ रिजल्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ वन कंपनी बाय अनदर कंपनी नहीं होना चाहिए। मतलब सिंपल परचेस नहीं होना चाहिए ये, कि एक प्रॉपर्टी का अमालगमेशन में प्रॉपर्टी का परचेस नहीं होना चाहिए, है ना। और दूसरी बात ये कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सच प्रॉपर्टी टू द अदर कंपनी आफ्टर वाइंडिंग अप, मतलब ये है कि एज अ रिजल्ट ऑफ वाइंडिंग अप नहीं होना चाहिए कि जिसमें आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं प्रॉपर्टी तो आप इसको अमालगमेशन बोल दो, वो अमालगमेशन नहीं माना जाएगा। तो दो चीज़ों का ध्यान रखना, दो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ये एज अ रिजल्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ वन कंपनी बाय अनदर कंपनी नहीं होना चाहिए, और दूसरा ये नहीं होना चाहिए एज अ रिजल्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सच प्रॉपर्टी टू द अदर कंपनी आफ्टर वाइंडिंग अप, तो ये अमालगमेशन नहीं होगा। तो बाकी इसकी सिर्फ 3 कंडीशन है जो कि अमालगमेशन माना जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है रीज़न ऑफ अमालगमेशन, जो कि सिमिलर है पहले वाले से, तो उसको पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट है कंसोलिडेशन। तो इसका पहला पॉइंट है कंसोलिडेशन क्रिएट्स न्यू कंपनी। कंसोलिडेशन में हमेशा एक नई कंपनी क्रिएट होती है। दूसरा पॉइंट है स्टॉक होल्डर ऑफ बोथ कंपनीज अप्रूव द कंसोलिडेशन एंड सब्सिक्वेंट टू द अप्रूवल रिसीव कॉमन इक्विटी शेयर इन द न्यू फर्म। तो मतलब ये कहना चाह रहा है कि जब जो स्टेक होल्डर होते हैं दोनों कंपनी के, वो लोग जो है कंसोलिडेशन को अप्रूव करते हैं, और ये जो है अप्रूवल जब वो दे देते हैं उसके बाद जो है वो लोग जो कॉमन इक्विटी शेयर है वो नई कंपनी के, वो मतलब इक्विटी शेयर है नई कंपनी के, वो उनको मिलते हैं। A+B=C बन जाती है, कोई नई कंपनी फॉर्म होती है और उसके शेयर इनको मिलते हैं। एक एग्जांपल भी दिया गया है, जैसे कि इन 1998 सिटी कॉर्प एंड ट्रेवलर्स इंश्योरेंस ग्रुप अनाउंस कंसोलिडेशन विच रिजल्ट इन सिटी ग्रुप। तो ये कंसोलिडेशन हुआ था सिटी कॉर्प का ट्रेवलर्स इंश्योरेंस ग्रुप से, जो कि सिटी ग्रुप बना। कंसोलिडेशन में सबसे पहली चीज़ हमें ध्यान रखनी कि एक न्यू कंपनी क्रिएट होगी, दो कंपनी कंसोलिडेट होगी, और जो न्यू कंपनी है उसके शेयर जो है शेयर होल्डर्स को मिलेंगे। अगला टाइप आता है टेंडर ऑफर, जिसका पहला पॉइंट है वन कंपनी ऑफर टू परचेस द आउटस्टैंडिंग स्टॉक ऑफ अदर फर्म एट ए स्पेसिफिक प्राइस। यह है टेंडर ऑफर, मतलब एक कंपनी दूसरी कंपनी के शेयर को परचेस करना चाहती है कि स्पेसिफिक प्राइस पे, वो टेंडर ऑफर कहलाता है। दूसरा पॉइंट है इसका द एक्वायरिंग कंपनी कम्युनिकेट द ऑफर डायरेक्टली टू द कंपनी शेयर होल्डर। मतलब एक कंपनी जो है, जो एक्वायरिंग कंपनी होती है, वो सामने वाली कंपनी के शेयर होल्डर को ये ऑफर डायरेक्टली देती है, इसकी ये खासियत है। और तीसरा पॉइंट है एग्जाम्पल, जैसे ABC लिमिटेड ने कोई $15 का जो प्राइस पे ट्रेड हो रहा था शेयर, उसको 18 पे खरीदने के लिए ऑफर दिया, तो ये टेंडर ऑफर है। इसके बाद नेक्स्ट है एक्विजिशन ऑफ एसेट। इसका पहला पॉइंट है इन परचेस ऑफ एसेट वन कंपनी अक्वायर द एसेट ऑफ अनदर कंपनी। इस तो उसको इक्वेशन ऑफ एसेट कहेंगे अगर जो है एक कंपनी जो है दूसरी कंपनी के एसेट्स को एक्वायर कर रहा है, तो वो है इक्वेशन ऑफ एसेट। इसका सेकंड पॉइंट है द परचेस ऑफ एसेट इज टिपिकली ड्यूरिंग बैंक्रप्सी प्रोसीडिंग्स वेयर अदर कंपनीज बिड फॉर वेरियस एसेट ऑफ बैंक्रप्सी। तो जनरली जो है इक्वेशन ऑफ एसेट तब होता है जब कोई कंपनी बैंक्रप्सी प्रोसीडिंग्स में गुजर रही हो और उसकी जो एसेट्स के लिए जो है वो दूसरी वाली कंपनी जो है वो बीड करती है कि ये एसेट हमें चाहिए बैंकरप्ट कंपनी के, तो ऐसा होता है। तो तीसरा पॉइंट है विच इज़ लिक्विडेटेड अपॉन द फाइनल ट्रांसफर ऑफ एसेट टू द एक्वायरिंग फर्म। तो जैसे ही वो बैंकरप्ट कंपनी ट्रांसफ़र कर देती है अपने सारे एसेट फाइनली, तो वो बाद में लिक्विडेटेड हो जाती है। तो एक्विजिशन ऑफ एसेट में ये उसके एसेट ही ले लिए तो वो लिक्विडेट हो जाएगी। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट मैनेजमेंट बाय आउट। इसका फर्स्ट पॉइंट कहता है मैनेजमेंट बाय आउट इज अ ट्रांजेक्शन वेयर अ कंपनीज मैनेजमेंट टीम परचेज द एसेट एंड ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस दे मैनेज। तो जिस कंपनी की मैनेजमेंट टीम ही जो है कंपनी के एसेट और उसके जो ऑपरेशन में खरीद ले, उसी को मैनेजमेंट बाय आउट कहते हैं। सेकंड पॉइंट है मैनेजमेंट बाय आउट इज अपीलिंग टू प्रोफेशनल मैनेजर्स बिकॉज द ग्रेटर पोटेंशियल रिवार्ड्स फ्रॉम बीइंग ओनर ऑफ द बिजनेस एज एन एम्प्लॉय। तो ऑब्वियस की बात है जब आप ओनर रहोगे तो आपको ज़्यादा रिवॉर्ड मिलेंगे एज कम्पेयर टू एम्प्लॉय, तो आप उसको ज़्यादा आपके लिए वो अपीलिंग है प्रोफेशनल मैनेजर्स के लिए, ये कहा गया। तीसरा पॉइंट कहता है कि जब बिजनेस ओनर जो है
वो एग्ज़िट करना चाहता है तो वो अलग अलग ऑप्शन देखता है, जिसमें से एक ऑप्शन होता है उसकी एग्जिस्टिंग मैनेजमेंट टीम को ही सेल कर देना। पॉइंट नंबर 5 कहता है कि अ सेल टू मैनेजमेंट में बी प्रीफर्ड देन टू ट्रेड सेल दैट इज़ नॉर्मल सेल फॉर वेराइटी ऑफ रीज़न। उसके काफ़ी सारे रीज़न हो सकते हैं, जैसे कि पोटेंशियल ट्रेड बायर में भी लिमिटेड, तो मतलब कोई दूसरे बायर है ही नहीं, बहुत कम है, लिमिटेड है, तो आप अपनी मैनेजमेंट टीम को भेज सकते हो। या फिर आप जो है बहुत नर्वस हो आप कंप्यूटर को अप्रोच करने के लिए और उनको अपनी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन देने के लिए आप बहुत ही ज़्यादा नर्वस हो कि ये नहीं दे सकता मैं, तो आप फिर मैनेजमेंट को दे दो। या फिर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मैनेजमेंट की टीम जो है वो बहुत अच्छी मतलब अच्छे से बिजनेस को कैरी करेगी और वही आपको लगता है यही सेफ हैंड है बिजनेस को चलाने के लिए, तो आप उनको देते हो। तो ये 3-4 कारण हैं छोटे छोटे से। इसके बाद है फैक्टर्स जो कि एक मैनेजमेंट बायआउट को सक्सेसफुल बनाते हैं। तो एक मैनेजमेंट बायआउट को सक्सेसफुल बनाने के लिए ये सारे फैक्टर लगते हैं, जिसमें से पहला फैक्टर है कि कंपनी का जो है जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो अच्छा होना चाहिए, प्रॉफिटेबल होना चाहिए। सेकंड है उसका फ्यूचर प्रोस्पेक्टस अच्छा होना चाहिए, कोई बहुत ज़्यादा हाई रिस्क फैक्टर नहीं होना चाहिए। थर्ड पॉइंट है वो उसका जो मैनेजमेंट टीम है वो बहुत कमिटेड होनी चाहिए, उनके पास स्किल्स होनी चाहिए। चौथा पॉइंट है जो वेंडर है वो भी विलिंग होना चाहिए वो मैनेजमेंट को बेचने के लिए, और वो एक रियलिस्टिक प्राइस एक्सेप्ट करने के लिए भी विलिंग होना चाहिए। और लास्ट पॉइंट है डील स्ट्रक्चर ऐसी होनी चाहिए जिससे कि जो कंपनी का जो फ्यूचर कैश फ्लो है उससे वो डील का जो स्ट्रक्चर है उसको सपोर्ट कर सके। मतलब बेसिकली कंसिडरेशन जो पे करना है मैनेजमेंट को वो कंपनी के फ्यूचर कैश फ्लो से वो पे करते रहे, क्योंकि वो एक साथ इतना पेमेंट नहीं कर पाएंगे, तो उसके लिए तो इसके 5 पॉइंट है सक्सेसफुल मैनेजमेट बायआउट के। पहला है कंपनी विद गुड ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। सेकंड गुड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट ऑफ company without high risk factor. Third, strong committed management team with mixture of skill. Fourth, vendor who is willing to explore sale to management team and who will accept a realistic price. और last है a deal structure that can be funded and supported by the future cash flow of the company. इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है परचेज ऑफ कंपनी एज अ रिजोल्यूशन एप्लीकेंट अंडर आईबीसी। तो आईबीसी में कोई इंसॉल्वेंट कंपनी हो जाती है तो उस कंपनी को आप परचेस किया जा सकता है जो कि पार्टिसिपेट कर रहा है बिड प्रोसेस में, उनके द्वारा वो अपना रिजोल्यूशन प्लान सबमिट करे और उसको ले ले। दिस वे द इंसॉल्वेंट कंपनी कैन बी रिवाइव बाय सम अदर कंपनी। तो उसको इस तरीके से आप रिवाइव कर सकते हो, जिसका एक अच्छा एग्जांपल है टाटा स्टील ने जो कि भूषण स्टील को अक्वायर किया था। उसके बाद कुछ एग्जांपल दिए हैं मर्जर एंड एक्विजिशन का इंडिया में, जिसमें एक टाटा ग्रुप का एयर इंडिया वाला एग्जांपल है कि टाटा ग्रुप जो है कि लार्जेस्ट कॉन्ग्लोमरेट है और उन्होंने एयर इंडिया को 2022 में अक्वायर किया था और उन्होंने फिर उस अक्वायर करके ही एयर इंडिया को जो है विस्तारा जो कि उनका जॉइंट वेंचर है सिंगापुर एयरलाइन के साथ, उसमें मर्ज कर दिया था। तो ये एक टाटा का एग्जांपल है। दूसरा है अदानी ग्रुप का जो ने अंबुजा सीमेंट को अक्वायर किया था। तो एनडीटीवी को अक्वायर करने के बाद अदानी ग्रुप ने जो है अंबुजा सीमेंट को अक्वायर कर लिया, उसके साथ साथ उसकी एसईसी लिमिटेड करके जो उसकी सब्सिडरी एसईसी सीमेंट उसको भी अक्वायर कर लिया। तो इसकी वजह से जो है अडानी ग्रुप जो है वो सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर बन गया इंडिया का आदित्य बिरला ग्रुप के बाद, जो कि उनका अल्ट्राटेक है। उसके बाद नेक्स्ट है जोमेटो ब्लिंकिट का मर्जर। उसके बाद है जोमेटो का उबर ईट का एक्विजिशन। एक और एग्जांपल है वोडाफोन आइडिया का मर्जर। और उसके बाद फ्लिपकार्ट ईबे का एक एग्जांपल है। तो ये सारे एग्जांपल है। इसके बाद लास्ट पॉइंट है इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है डी मर्जर, जिसका पहला पॉइंट कहता है कि डी मर्जर इज़ अ बिजनेस एक्टिविटी इन विच अ सिंगल बिजनेस इज ब्रोकन इनटू कंपोनेंट ईदर टू ऑपरेट ऑन देयर ओन या फिर टू बी सोल्ड या फिर टू बी डिसॉल्व। तो डी मर्जर मतलब होता है जब आप एक सिंगल बिजनेस को कंपोनेंट में तोड़ दो। क्यों, क्या उसका पर्पस है? उसका पर्पस या तो ये हो सकता है कि वो दोनों उनको अपने आप ऑपरेट ऑन देयर ओन मतलब अपने आप पे ऑपरेट करने के लिए उसको तोड़ा गया है, या फिर उसको बेचने के लिए तोड़ा गया है, या फिर उसको डिसॉल्व करने के लिए तोड़ा गया है। तो ये सारे पॉइंट हो सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है डी मर्जर अलाउ लार्ज कंपनी सच एज conglomerate to split off its various brand to invite or prevent an acquisition or to raise capital by selling of components that are no longer part of the business or product line, or to create separate legal entity to handle different operation
तो जब आप जो कॉन्ग्लोमरेट है बड़ा सा, वो स्प्लिट ऑफ करता अपने ब्रांड्स को, तो उसके रीज़न भी ये हो सकते हैं कि वो चाहता है कि कोई एक्विजिशन है उसको इनवाइट किया जाए, या कोई एक्वायर करना चाहता है तो उसको प्रिवेंट कर लिया जाए, या वो कैपिटल रेस करना चाहता है उस मतलब उस कंपोनेंट को सेल करके, या फिर वो जो है सेपरेट लीगल एंटिटी क्रिएट करना चाहता है। ये सारे पर्पस हो सकते हैं। उसके बाद थोड़ा सा नॉर्मल सा पढ़ने वाला पॉइंट और पार्ट है कि डीमर्जर एक ऐसा अरेंजमेंट होता है जिसमें एक कंपनी की अंडरटेकिंग जो है ट्रांसफ़र करी जाती है दूसरी कंपनी को, जो कि वो सेपरेट होती है कम्प्लीटली अपनी ओरिजिनल कंपनी से, और शेयर होल्डर जो होते हैं ओरिजिनल कंपनी के, उनको एक इक्विवेलेंट स्टॉक मिल जाता है न्यू कंपनी में। इसके बाद जो है कि डेफिनेशन दी गई है डीमर्जर की इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से। इसका है सेक्शन 2 सबसेक्शन 35 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 2025। डीमर्जर मीन्स ट्रांसफ़र परसुएंट टू स्कीम ऑफ अमालगम अरेंजमेंट अंडर सेक्शन 232 ऑफ द कंपनीज एक्ट बाय डीमर्ज कंपनी ऑफ इट्स वन और मोर अंडरटेकिंग टू रिजल्टिंग कंपनी इन सच मैनर। तो ये यही कहना चाहता है कि डीमर्जर मतलब ट्रांसफ़र होता है एक स्कीम के अकॉर्डिंग, जो कि 230 से 232 के अंदर है, जो कि डीमर्ज कंपनी है जिसके अंदर से वो अंडरटेकिंग जा रही है अपनी एक अंडरटेकिंग को रिजल्टिंग कंपनी को, वो जो है रिजल्टिंग कंपनी को इस तरीके से वो अपनी अंडरटेकिंग को ट्रांसफ़र करेगी ताकि इसके सारे प्रॉपर्टी जो है इमीडिएटली बिफोर डीमर्जर जो है वो सारी प्रॉपर्टी इसकी बन जाए। लाइबिलिटी जो है डीमर्ज कंपनी की इमीडिएट बिफोर, वो लाइबिलिटी जो है रिजल्टिंग कंपनी की बन जाए बाय वर्च्यू ऑफ डीमर्जर ऑब्वियसली। उसके बाद जो है शेयर होल्डर 3/4 इन वैल्यू जो डीमर्ज कंपनी के है वो रिजल्टिंग कंपनी के बन जाए। उसके बाद सारे एक्स्ट्रा पॉइंट है, जैसे कि जो प्रॉपर्टी और लाइबिलिटी ट्रांसफ़र होगी वो एट वैल्यूज़ अपीयरिंग इन बुक्स होगी। उसके बाद जो है रिजल्टिंग कंपनी जो है वो कंसिडरेशन में डीमर्जर के सिर्फ शेयर इशू करेगा। और उसके बाद जो है ट्रांसफ़र जो अंडरटेकिंग होगी वो गोइंग कंसर्न के बेसिस पे होगी। और लास्ट पॉइंट है डीमर्जर जो है वो इन अकॉर्डेंस विथ सेक्शन 116 एंड सबसेक्शन 7 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 2025 के हिसाब से होगा, जो कि कहता है कि डीमर्जर जो है जेन्युइन बिजनेस पर्पस के लिए होना चाहिए। तो यहाँ पे डीमर्जर ख़त्म होता है। इसके बाद इसके टाइप्स नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं। चैप्टर 1 पार्ट 4 टॉपिक है टाइप्स ऑफ डीमर्जर, जिसका पहला टाइप है डाइवेस्टिचर। तो डाइवेस्टिचर मीन्स सेलिंग और डिस्पोजल ऑफ एसेट ऑफ कंपनी और एनी ऑफ इट्स बिजनेस अंडरटेकिंग और डिवीज़न यूजली फॉर कैश और कॉम्बिनेशन ऑफ कैश एंड डेट। तो डाइवेस्टिचर मतलब वो होता है कि बेसिकली आप अपनी कंपनी के जो एक डिवीज़न है उसको आप सेल कर रहे हैं, उसी को डाइवेस्टिचर कहते हैं, जो कि ज़्यादातर कैश के लिए होता है या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ कैश और डेट के लिए होता है। सेकेंड है स्पिन ऑफ। जो सेकेंड टाइप ऑफ डीमर्जर है वो है स्पिन ऑफ। स्पिन ऑफ में लिखा हुआ है पॉइंट नंबर 1, द शेयर्स ऑफ न्यू कंपनी आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू द शेयर होल्डर ऑफ पेरेंट कंपनी ऑन प्रो राटा बेसिस। तो मतलब कोई नई कंपनी जो है उसके शेयर जो है पुरानी कंपनी के शेयर होल्डर को प्रो राटा बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। सेकेंड पॉइंट है द पेरेंट कंपनी आल्सो रिटेन ओनरशिप इन स्पन ऑफ कंपनी। तो जो पेरेंट कंपनी है वो स्पन ऑफ कंपनी जो है उसके अंदर अपनी ओनरशिप भी रिटेन करेगी। तो ये उसके फीचर है बेसिकली। तो इसमें जो है स्पिन ऑफ के लिए आप दो अप्रोच यूज़ कर सकते हैं, जो जिसमें पहली अप्रोच है कंपनी डिस्ट्रीब्यूट ऑल द शेयर्स ऑफ न्यू एंटिटी टू इट्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स ऑन प्रो राटा बेसिस। तो कंपनी जो है अपने न्यू कंपनी जो है उसके शेयर जो है वो अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को प्रो राटा बेसिस पे सारे शेयर जो है डिस्ट्रीब्यूट कर दे। दिस लीड टू क्रिएशन ऑफ टू डिफरेंट कंपनी। इससे दो डिफरेंट कंपनी का क्रिएशन हो जाएगा। शेयर होल्डर्स ना होल्ड सेम प्रपोर्शन ऑफ इक्विटी इन बोथ कंपनी एज कम्पेयर टू सिंगल कंपनी प्रीवियसली। तो जैसे ही शेयर दो कंपनी बनेगी तो शेयर होल्डर जो है दोनों ही कंपनी में इक्वल प्रपोर्शन के शेयर होल्ड करेंगे एज़ कम्पेयर टू, आप देखोगे अगर पहले जब एक ही कंपनी थी तो उसमें उसी का शेयर होल्ड करते थे। और सेकेंड अप्रोच इसकी है फ्लोटेशन ऑफ न्यू एंटिटी विथ इट्स इक्विटी बीइंग हेल्ड बाय पेरेंट कंपनी। द पेरेंट कंपनी लेटर सेल द एसेट्स ऑफ द स्पन ऑफ कंपनी टू अनदर कंपनी। तो सेकेंड अप्रोच में जो है नई कंपनी को फ्लोट किया जाता है
और उसकी जो इक्विटी है वो पेरेंट कंपनी खुद होल्ड करती है, शेयर होल्डर को नहीं देती है। और बाद में जो पेरेंट कंपनी है वो स्पिन अप कंपनी को किसी और कंपनी को बेच देती है। इसके जो है रीज़न्स आपको देखने हैं, तो स्पिन अप जो है वो क्यों किया जाता है उसके रीज़न है। पहला है कि कंपनी जो फोकस करना चाहती है अपनी रिसोर्सेज पे, उन रिसोर्सेज को उन डिवीज़न पे फोकस करना चाहती है जो जिसका लॉन्ग टर्म पोटेंशियल है और जिसको बेटर मैनेज करा जा सकता है। सेकंड इसका रीज़न है कि कंपनी जो है अपनी बिज़नेस को स्ट्रीमलाइन करना चाहती है, इसलिए वो जो है लेस प्रोडक्टिव और अनरिलेटेड सब्सिडरी को जो है वो स्पिन ऑफ या सेल ऑफ कर देती है। जैसे कि एग्जांपल दिया हुआ है, कंपनी माइट स्पिन ऑफ इट्स मैच्योर बिजनेस यूनिट दैट आर एक्सपीरियंसिंग लिटिल और नो ग्रोथ सो इट कैन फोकस ऑन प्रोडक्ट और सर्विसेज विथ हायर ग्रोथ प्रोस्पेक्टस। तो ये एग्जांपल में यही कहा हुआ है कि कंपनी उन बिजनेस यूनिट्स को बेच देती है जिसमें ग्रोथ का स्कोप बहुत कम है या है ही नहीं, ताकि वो उन बिजनेस पे फोकस कर सके जिनमें ग्रोथ का प्रोस्पेक्टस बहुत हाई है। उसके बाद चौथा पॉइंट दिया हुआ है, अल्टरनेटिवली इफ़ पोर्शन ऑफ द बिजनेस इज़ headed in a different direction and has different strategic priority from the parent company, it might be spun off so it can unlock value as an independent operation। तो एक और रीज़न ये है कि जब कोई एक पोर्शन होता है बिजनेस का वो एक अलग ही डायरेक्शन में चला जाता है जो कि उसकी पेरेंट कंपनी का डायरेक्शन नहीं है, तो फिर वो जो है उसको स्पन ऑफ कर लिया जाता है ताकि वो इंडिपेंडेंटली अपना ऑपरेट करे और अपनी वैल्यू को अनलॉक कर पाए। पॉइंट नंबर 5, एक और रीज़न क्या है इसका, जब कंपनी जो है एक स्पन ऑफ कंपनी एक अपने डिवीज़न के लिए बेसिकली एक कंपनी में आल्सो सेपरेट बिजनेस यूनिट इनटू इट्स own unity its own entity if it has been looking for a buyer to acquire it but failed to find one। तो इसका मतलब ये कहना चाहता है कि कंपनी जो है एक अपनी बिजनेस यूनिट को सेपरेट कर सकती है जब वो उस यूनिट के लिए बायर को जो है वो ढूंढती है लेकिन उसको कोई बायर मिलता नहीं है, तो फिर वो उसको एक अलग ही कर देती है। उसी एग्जांपल में आगे दिया हुआ है उसका रीज़न ये होता है कि द ऑफर टू परचेज the unit may be unattractive and the parent company might realize that it can provide more value to its shareholder by spinning off that unit। तो वो है कि कंपनी बेचना चाहती है पर कोई मिलता नहीं है क्योंकि जो है वो बायर के लिए अनअट्रैक्टिव हो जाती है। तो पेरेंट कंपनी को लगता है कि ये कंपनी इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करेगी तो वो शेयर होल्डर को ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड कर पाएगी, तो वो उसको स्पिन ऑफ कर देती है। इसके बाद एक एग्जांपल है जो कि रीड करने के लिए दिया है, वो सच कुछ खास वो है नहीं, जिसमें से ये कि शेयर होल्डर जो है 100 रुपये का शेयर अगर पेरेंट में होल्ड करते हैं तो उनको 110 का जो है सब्सिडरी में मतलब जो स्पिन ऑफ कंपनी में मिल जाता है। इसके बाद डाउन साइड्स क्या क्या है स्पिन ऑफ की, आप वो देखो। पॉइंट नंबर 1, द डाउन साइड ऑफ स्पिन ऑफ इज दैट देयर शेयर प्राइस कैन बी मोर वोलेटाइल एंड टेंड टू बी अंडर परफॉर्म इन वीक मार्केट एंड आउट परफॉर्म इन स्टॉक मार्केट। तो पहला डाउन साइड ये है कि उनका शेयर प्राइस जो है वो बहुत वोलेटाइल हो जाता है और अंडर परफॉर्म करता है वीक मार्केट में। सेकेंड पॉइंट है स्पिन ऑफ कंपनी कैन एक्सपीरियंस हाई सेलिंग एक्टिविटी, बहुत ज़्यादा शेयर को सेल भी किया जा सकता है शेयर होल्डर्स के द्वारा जब स्पिन ऑफ कंपनी को बनाया जाता है उसके बाद। थर्ड पॉइंट है शेयर होल्डर ऑफ पेरेंट कंपनी मे नॉट वांट द शेयर ऑफ स्पिन ऑफ कंपनी दे रिसीव बिकॉज इट नॉट फिट देयर इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया। तो ये भी तीसरा पॉइंट है डाउन साइड का कि जिन शेयर होल्डर को स्पिन ऑफ कंपनी के शेयर्स मिल रहे हैं वो चाहते नहीं है उस कंपनी के शेयर, क्योंकि वो उनके इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया में वो कंपनी फिट बैठती नहीं है। द प्राइस में डिप इन शॉर्ट टर्म बिकॉज ऑफ द सेलिंग इवन इन द लॉन्ग टर्म। हाँ, तो बस यही है इसका डाउन साइड। और की टेक वे अगर आप देखो तो की टेक वे क्या है कि स्पिन ऑफ कंपनी क्या है। स्पिन ऑफ कंपनी मतलब कि क्रिएशन ऑफ इंडिपेंडेंट कंपनी थ्रू सेल और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यू शेयर ऑफ एग्जिस्टिंग बिजनेस और डिवीजन। बस बेसिकली वही बात को रिपीट किया हुआ है कि नई एक इंडिपेंडेंट कंपनी का क्रिएशन को भी स्पिन ऑफ कहते हैं। क्यों होता है, तो वो इसलिए किया जाता है स्पिन ऑफ क्योंकि जो स्पिन ऑफ कंपनी है अलग हो के उसकी वैल्यू जो है इंडिपेंडेंटली ज़्यादा हो जाती है
कैसे किया जाता है, तो एक सेटअप किया जाता है एक इंडिपेंडेंट कंपनी को, तो इंडिपेंडेंट हो जाती है कि ये टेक वैसे इम्पोर्टेंट नहीं है उतना। नेक्स्ट है स्प्लिट्स और डिवीज़न। तो स्प्लिट्स का पहला पॉइंट है स्प्लिट्स इन्वॉल्व डिवाइडिंग द कंपनी इनटू 2 or more पार्ट with an aim to maximize profitability by removing stagnant unit from the mainstream business। तो इस स्प्लिट का मीनिंग बताया है कि स्प्लिट के अंदर होता क्या है कि कंपनी को डिवाइड किया जाता है 2 और उससे ज़्यादा पार्ट में, ताकि उसकी प्रॉफिटेबिलिटी को मैक्सिमाइज किया जा सके। कैसे किया जाएगा, ताकि कैसे किया जाएगा, रिमूव कर दिया जाएगा स्टेगनेंट यूनिट को मेन स्ट्रीम बिजनेस से, तो वो प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो मैक्सिमाइज होगी। सेकेंड पॉइंट है स्प्लिट्स कैन बी ऑफ 2 टाइप्स। पहला है स्प्लिट अप, इसमें लिखा हुआ है इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ रीऑर्गेनाइजिंग अ कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर whereby all the capital, stock and asset are exchanged for those of 2 or more newly established company resulting in the liquidation of the parent company। बेसिकली स्प्लिट अप जो है उसमें यह है कि जो सारे कैपिटल असेट और स्टॉक है पेरेंट कंपनी के, वो नई कंपनी जो 2 नई कंपनी इस्टेब्लिश हुई है उसमें एक्सचेंज कर लिया जाता है, और पेरेंट कंपनी को एज अ रिज़ल्ट लिक्विडेट होना पड़ता है, इसीलिए उसको स्प्लिट अप कहते हैं। अप वाली कंपनी को स्प्लिट कर दिया है। इसके बाद सेकेंड है स्प्लिट ऑफ। स्प्लिट ऑफ में लिखा हुआ है इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ रीऑर्गेनाइजिंग अ कंपनी कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर वेयर बाय द कैपिटल ऑफ डिवीज़न और ऑफ न्यूली अफिलिएटेड कंपनी इज ट्रांसफर टू स्टेक होल्डर ऑफ द पेरेंट कॉर्पोरेशन इन एक्सचेंज फॉर द पार्ट ऑफ द स्टॉक ऑफ लेटर। तो बेसिकली जो स्प्लिट ऑफ होता है उसमें जो है एक कंपनी जो है उसको बनाया जाता है और उसके जो कैपिटल स्टॉक है उसको ट्रांसफ़र किया जाता है शेयर होल्डर को पेरेंट कंपनी के, जिसको जो इसके स्टॉक लेना चाहते हैं उनको पेरेंट कंपनी के स्टॉक जो है वो एक्सचेंज करना होगा। तो ये है स्प्लिट ऑफ। इसके भी की टेक ओवर में जो है एक पॉइंट ही है जो कि मैंने स्प्लिट ऑफ डू नॉट मैंडेट प्रपोर्शन प्रोराटा शेयर डिस्ट्रीब्यूशन बट रेदर ऑफर शेयर होल्डर द ऑप्शन टू एक्सचेंज शेयर। तो स्प्लिट ऑफ में जो है मैंडेटरी नहीं है कि आपको प्रपोर्शनेट जो है शेयर डिस्ट्रीब्यूट किया जाए पेरेंट कंपनी के। इसमें आपको एक्चुअली एक ऑप्शन दिया जाता है कि आप एक्सचेंज करें पेरेंट्स कंपनी के शेयर जो कि स्प्लिट ऑफ जो नया डिवीज़न है उसके बदले में। स्प्लिट अप में पेरेंट कंपनी को मर्डर कर दिया जाता है, स्प्लिट ऑफ में नहीं होता है ऐसा, उसमें बस एक ऑप्शन दिया जाता है। हाँ, अब कंपैरिजन है स्प्लिट ऑफ और स्पिन ऑफ और स्प्लिट ऑफ का। तो स्पिन ऑफ का तो मीनिंग वही है जो लिखा हुआ है, और स्प्लिट ऑफ का मीनिंग में डिफरेंस भी देना है तो सेम वही दो। इसके बाद शेयर्स, सेकंड बेसिस ऑफ कंपैरिजन है शेयर्स। तो शेयर ऑफ सब्सिडरी कंपनी आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल द शेयर होल्डर। स्पिन ऑफ में जो है सब्सिडरी कंपनी के शेयर जो है सभी पेरेंट कंपनी के शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, जबकि स्प्लिट ऑफ में होल्डिंग कंपनी शेयर होल्डर्स आर रिक्वायर्ड टू एक्सचेंज देयर शेयर टू गेट शेयर इन सब्सिडरी। तो मतलब इसमें जो है शेयर का एक्सचेंज होता है। उसके बाद रीज़न, स्पिन ऑफ का रीज़न है टू क्रिएट सेपरेट लीगल एंटिटी ऑफ द न्यू फर्म। स्प्लिट ऑफ का रीज़न है टू क्रिएट डिस्टिंक्ट बिटवीन द कोर बिजनेस एंड न्यू वन। तो एक बिजनेस में डिस्टिंक्शन लाने के लिए किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट टाइप ऑफ डीमर्जर है इक्विटी कार आउट। इसका पहला पॉइंट है इक्विटी कार आउट आर रेफर टू अ परसेंटेज ऑफ शेयर ऑफ सब्सिडरी कंपनी बीइंग इशूड टू द पब्लिक। तो इक्विटी कार आउट मतलब होता है कि परसेंटेज ऑफ शेयर जो है सब्सिडरी कंपनी का वो पब्लिक को इशू कर दिया जाता है, तो वो इक्विटी कार आउट कहते हैं। उसका सेकंड पॉइंट है दिस मेथड लीड टू सेपरेशन ऑफ द सेट ऑफ पेरेंट कंपनी एंड सब्सिडरी एंटिटी। तो इसमें जो है पेरेंट कंपनी और सब्सिडरी के एसेट जो है सेपरेट कर दिए जाते हैं। पॉइंट नंबर 3 है इक्विटी कार आउट रिजल्ट इन पब्लिकली ट्रेडिंग ऑफ शेयर्स द सब्सिडरी एंटिटी। तो इसमें जो है सब्सिडरी एंटिटी के शेयर पब्लिकली ट्रेड होने लगते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ इक्विटी कार आउट। और इसके कुछ एग्जांपल भी हैं, जैसे इंडिया वूल्स ने अपना कार आउट किया था कमर्शियल ऑफिस बिजनेस का इनटू सेपरेट फर्म।
जिसका नाम था इंडिया बुल्स कमर्शियल एसेट लिमिटेड। उसके बाद सेकंड एग्जांपल है एल&टी ने अडॉप्ट किया था एसेट लाइट स्ट्रेटजी। उसके बाद थर्ड एग्जांपल है गवर्नमेंट इंडिया ने डाइवेस्ट किया था 10% स्टेक इन कोल इंडिया लिमिटेड। तो ये सभी इक्विटी कार आउट के एग्जांपल हैं। और यहाँ पे ये डी मर्जर के सभी पॉइंट्स कवर होते हैं, ख़त्म होता है। थैंक यू। चैप्टर 1 पार्ट 5 टॉपिक है स्लम सेल। तो स्लम सेल का जो है मीनिंग है इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से स्लम सेल मीन्स ट्रांसफ़र ऑफ एन अंडरटेकिंग a part of business unit or division which constitute business activity when taken as a whole. It is a transfer of one or more undertaking as a result of sale for a lump sum consideration without value being assigned to the individual asset and liability. In such sale consideration can be in cash in kind. तो basically जो slump sale है वो है transfer of undertaking when taken as a whole and for a lump sum consideration without value being assigned टू इंडिविजुअल एसेट एंड लाइबिलिटी। इसके रीज़न क्या हो सकते हैं स्लम सेल के? पहला रीज़न है टू इम्प्रूव पुअर परफॉर्मेंस। कम अगर बिजनेस का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जो है वो बहुत पुअर हो चुका है किसी एक अंडरटेकिंग का, तो उसको स्लम सेल कर दिया जाता है ताकि उस बिज़नेस का ओवरऑल परफॉर्मेंस पुअर ना रहे। उसके बाद स्ट्रेंथन करता है। दूसरा रीज़न है इसका टू स्ट्रेंथन फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ कंपनी। क्योंकि कोई एक अंडरटेकिंग है जो कि बहुत डेप में है तो उसकी फाइनेंशियल पोजीशन कंपनी की स्ट्रेंथन करना है, तो उसको आपको एक रीज़न हो सकता है स्लम सेल करने का। उसके बाद तीसरा है इट एलिमिनेट्स नेगेटिव सिनर्जी। अगर कोई अंडरटेकिंग है जिसके साथ आप काम कर रहे हो तो आपकी सिनर्जी नेगेटिव हो रही है तो उसको हटा दो, तो नेगेटिव एनर्जी जो है सिनर्जी जो है वो एलिमिनेट हो जाएगी। और चौथा रीज़न हो सकता है टू सीक टैक्स एंड रेगुलेटरी एडवांटेज एसोसिएटेड विथ इट। तो टैक्स और रेगुलेटरी एडवांटेज मिल जाएगा अगर आप स्लम सेल कर लेते हो, क्योंकि हो सकता है वो बहुत ज़्यादा लिटिगेशन में फंसी हो वाला डिवीज़न या उसमें बहुत ज़्यादा टैक्स लगता हो उसके बिजनेस में। तो ये 4 रीज़न हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? पहला इम्प्रूव टू इम्प्रूव पुअर परफॉर्मेंस। सेकेंड है स्ट्रेंथन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस या पोजीशन। और थर्ड है एलिमिनेट नेगेटिव सिनर्जी। फोर्थ है टू सीक टैक्स एंड रेगुलेटरी एडवांटेजेस एसोसिएटेड विथ इट। इसके बाद एक जो है बहुत ही रीड करने वाला पॉइंट है कि जो है सेल है या एक्सचेंज, ये कैसे पता करेंगे? तो अगर जो ट्रांजेक्शन है उसमें मनी वैल्यू फिक्स है या प्राइस जो है वो फिक्स हो चुका है तो उसको सेल मानेंगे। और अगर जो है कोई मनी वैल्यू फिक्स नहीं है, प्राइस जो है फिक्स नहीं किया हुआ है, सिर्फ डायरेक्ट एक्सचेंज कर लिया है, स्वैप कर लिया है शेयर्स या किसी भी चीज़ को, कंसिडरेशन जो है वो अदर देन मनी है तो उसको एक्सचेंज मानेंगे। ये हो गया यहाँ पे ख़त्म। इसके बाद नेक्स्ट है बिजनेस सेल और डाइवेस्टिचर। तो बिजनेस बेसिकली डाइवेस्टिचर क्या होता है तो उसका मतलब दिया हुआ है, अगेन वही सेम ही है। तो डाइवेस्टिचर मीन्स सेलिंग और डिस्पर्सिंग ऑफ असेट ऑफ द कंपनी और एनी ऑफ इट्स बिजनेस अंडरटेकिंग और डिवीज़न यूजुअली फॉर कैश और कॉम्बिनेशन ऑफ कैश एंड डेट। तो इसको डाइवेस्टिचर कहा जाता है जब आप किसी अंडरटेकिंग को सेल कर देते हैं कैश के लिए या कॉम्बिनेशन ऑफ कैश और डेट के लिए, तो वो डाइवेस्टिचर है। इसके बाद सेकेंड पॉइंट है एंड नॉट अगेंस्ट द इक्विटी शेयर टू अचीव डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव सच एज ग्रेटर लिक्विडिटी और रिड्यूस डेट बर्डन। तो सेकेंड पॉइंट ये कह रहा है कि वो जो है आप सेल कर रहे हो कैश के लिए ना कि इक्विटी शेयर के अगेंस्ट, तो ताकि आप जो है ग्रेटर लिक्विडिटी अचीव कर पाओ, डेट बर्डन को रिड्यूस कर पाओ, तो ही वो डाइवेस्टिचर है। तीसरा है इसका रीज़न क्या हो सकता है? तो डाइवेस्टिचर इज़ normally used to mobilize resources for core business of company by realizing value of non-core business asset। तो आप नॉन कोर बिजनेस के एसेट को आप बेच देते हो तो उसकी जो रिसोर्सेज है, जो पैसा आया हुआ है, वो कोर बिजनेस में लगा सको। ये एक रीज़न होता है डाइवेस्टिचर का। चौथा पॉइंट है एग्जांपल है एक XYZ लिमिटेड कंपनी की जो कि पेरेंट है फूड कंपनी की, कार कंपनी की और क्लोथिंग कंपनी की। और अगर XYZ लिमिटेड बाहर जाने चाहती है कार बिजनेस से तो वो उस यूनिट को डाइवेस्ट कर देगी किसी और कंपनी को सेल करके। ओके, नेक्स्ट है रीज़न फॉर डाइवेस्टिचर। पॉइंट नंबर 5, क्या रीज़न हो सकते हैं डाइवेस्टिचर के? तो एक है ह्यूज डिविजनल लॉसेस, सेकेंड है
continuous negative cash flow from particular division. थर्ड है difficulty in integrating business with company, और फोर्थ है लैक ऑफ इंटीग्रेशन बिटवीन डिवीज़न, ये सेम है थर्ड और फोर्थ। उसके बाद फिफ्थ है अनेबल टू मीट कॉम्पिटिशन। सिक्स है बेटर अल्टरनेटिव ऑफ इन्वेस्टमेंट। सेवन है लैक ऑफ टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन ड्यू टू नॉन अफोर्डेबिलिटी। और एट है लीगल प्रेशर। तो ये सारे रीज़न हैं, जैसे कि डिविजनल लॉसेस बहुत ज़्यादा है, कंटिन्यूस नेगेटिव कैश फ्लो आ रहा है उस डिवीज़न से, बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है इंटीग्रेट करना कंपनी के अंदर इसको, या फिर इंटीग्रेशन दूसरे डिवीज़न के साथ इसका नहीं हो पा रहा है, हाँ कंपटीशन को ये डिवीज़न मीट नहीं कर पा रहा है, बेटर अल्टरनेटिव जो है आपके पास अवेलेबल है इन्वेस्ट करने के लिए वो पैसा, और जो है जो डिवीज़न के लिए जो टेक्नोलॉजी लगती है वो हम अफोर्ड नहीं कर सकते, या बहुत ज़्यादा लीगल प्रेशर है उस डिवीज़न पे। तो ये सारे एक रीज़न है। और एक डाइवर्स टीचर के एग्जांपल दिया हुआ है, उसका एग्जांपल है नेस्ले इज सेलिंग इट्स यूएस चॉकलेट बिजनेस विच इंक्लूड मैनी ब्रांड्स टू फेरेरो फॉर 2.8 बिलियन। तो ये एक डाइवर्स टीचर का एग्जांपल है नेस्ले का, जो उसने अपने चॉकलेट बिजनेस को सेल किया यूएस के, क्योंकि वो जो है बहुत ही अंडर परफॉर्म कर रहा था और वो अपने हेल्दियर ब्रांड्स पे फोकस करना चाहता, तो उन्होंने सेल कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर का पहला पॉइंट है जॉइंट वेंचर इज़ अ बिजनेस और कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट बिटवीन टू और मोर कंपनी which agree to pool their resources for the purpose of accomplishing a specific task, may be a new project or any other activity। तो जॉइंट वेंचर मतलब कि एक ऐसा बिजनेस और कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट जिसमें दो या उससे ज़्यादा पार्टी अपने रिसोर्सेज को पूल करती है एक स्पेसिफिक टास्क और प्रोजेक्ट को अचीव करने के लिए, उसको कंप्लीट करने के लिए। सेकेंड पॉइंट है इन जॉइंट वेंचर ईच ऑफ द पार्टिसिपेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रॉफिट लॉसेस एंड कॉस्ट एसोसिएटेड विथ इट। तो जॉइंट वेंचर में जो भी जितने भी सारे पार्टिसिपेंट है उनको शेयर करना पड़ता है, जो भी प्रॉफिट है लॉस है या कॉस्ट है उसमें उस जॉइंट वेंचर से एसोसिएटेड। उसके बाद थर्ड पॉइंट है कहता है कि कंपनी इंटर इनटू जॉइंट वेंचर व्हेन इट लैक रिक्वायर्ड नॉलेज, ह्यूमन कैपिटल, टेक्नोलॉजी और एक्सेस टू स्पेसिफिक मार्केट दैट इज़ नेसेसरी टू बी सक्सेसफुल इन परसुइंग द प्रोजेक्ट ऑन इट्स ओन। तो कंपनी जो है जॉइंट वेंचर में तभी इंटर करती है जब उसके पास कमी है उस नॉलेज की, उस ह्यूमन कैपिटल की, उस टेक्नोलॉजी की या उस मार्केट में एक्सेस की, जो कि एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट करने के लिए ज़रूरी होता है। तो ये एक बेसिकली नीड है। चौथा पॉइंट है एक एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है ए लिमिटेड का, जिसके पास कम टेक्नोलॉजी है, मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन फैसिलिटी है, जो कि बी लिमिटेड को चाहिए ताकि वो अपना प्रोडक्ट को डेवलप कर सके और डिस्ट्रीब्यूट कर सके। तो अगर जॉइंट वेंचर कर दिया जाए इन दोनों कंपनियों के बीच तो बी लिमिटेड को फ़ायदा होगा, वो एक्सेस कर पाएगा इक्विपमेंट को विदाउट परचेजिंग और लीजिंग इट, और ए लिमिटेड जो है वो पार्टिसिपेट कर पाएगा प्रोडक्शन में उस प्रोडक्ट के विदाउट इनकरिंग कॉस्ट टू डेवलप, उनको कॉस्ट नहीं लगेगा डेवलपमेंट का। तो इन दोनों कंपनी को बेनिफिट रहेगा, तो उनको ये सक्सेसफुल जॉइंट वेंचर बन जाएगा ये। और टाइप ऑफ जॉइंट वेंचर आता है अगला टॉपिक। तो टाइप क्या हो सकते हैं? इक्विटी बेस्ड जॉइंट वेंचर, जिसमें एक सेपरेट लीगल एंटिटी को इस्टेब्लिश किया जाता है टू एक्ट एज फाइनेंशियल व्हीकल फॉर कैरिंग आउट द प्रोजेक्ट। सेकेंड पॉइंट है दिस न्यू कंपनी वुड यूजली बी लोकेटेड इन सेम कंट्री एज वन ऑफ द टू पार्टनर कंपनी। तो ये जो नई कंपनी है वो किसी एक कंपनी की होम कंट्री में इस्टेब्लिश करी जाएगी, दो पार्टनर के किसी एक होम कंट्री में, ठीक है। इसके बाद इसका पर्पस ये रहेगा, क्या रहेगा? विथ पर्पस ऑफ म्यूचुअली इस्टेब्लिशिंग एन एक्टिविटी विथ इट्स ओन ऑब्जेक्टिव, मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, रिसर्च, मैन्युफैक्चरिंग एक्सेट्रा। जो भी जिस भी पर्पस के लिए जेवी को क्रिएट किया गया है, मार्केटिंग के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन, रिसर्च के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, वो उसका पर्पस रहेगा। थर्ड पॉइंट है इट बेनिफिट फॉरेन और लोकल प्राइवेट इंटरेस्ट और मेंबर ऑफ द जनरल पब्लिक थ्रू कैपिटल। तो थर्ड पॉइंट है इससे किस किस को बेनिफिट होगा, जैसे कि फॉरेन कंपनी को तो होगा ही, लोकल प्राइवेट इंटरेस्ट को भी होगा, जनरल पब्लिक को होगा, तो ये सारा बेनिफिट होगा इससे। इसके बाद सेकेंड टाइप है जॉइंट वेंचर का, जो कि है नॉन इक्विटी जॉइंट वेंचर।
जिसको इज ऑल्सो नोन एज कोऑपरेटिव एग्रीमेंट। तो नॉन इक्विटी जॉइंट वेंचर को कोऑपरेटिव एग्रीमेंट भी कहा जाता है। सेकेंड, इट इंक्लूड्स टेक्निकल सर्विस अरेंजमेंट, फ्रेंचाइज, ब्रांड यूज एग्रीमेंट, मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट, रेंटल एग्रीमेंट और वन टाइम कॉन्ट्रैक्ट। तो ये सारे टाइप है नॉन इक्विटी जॉइंट वेंचर के, जिसमें कि टेक्निकल सर्विस अरेंजमेंट आता है, फ्रेंचाइज आता है, ब्रांड यूज एग्रीमेंट आता है, मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट आता है, रेंटल एग्रीमेंट आता है और वन टाइम कॉन्ट्रैक्ट आता है। जैसे कि एग्जांपल है कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। थर्ड है, इन नॉन इक्विटी एग्रीमेंट कंपनीज आर इन नीड ऑफ टेक्निकल सर्विस और टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्टीज देन कैपिटल। तो जो नॉन इक्विटी जो वेंचर है उसमें कंपनीज के पास कैपिटल की कमी नहीं होती, उनको जो है जो मेन ज़रूरत होती है वो टेक्निकल सर्विस या टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत होती है। चौथा पॉइंट है, इट मे बी फॉर मॉडर्नाइजिंग ऑपरेशन और स्टार्टिंग न्यू प्रोडक्शन ऑपरेशन। तो मत बेसिकली नॉन इक्विटी जॉइंट वेंचर जो है उसका पर्पस हो सकता है मॉडर्नाइजिंग ऑपरेशन या कोई न्यू प्रोडक्शन ऑपरेशन को स्टार्ट करना। इसके बाद एग्जांपल दिए हुए हैं जॉइंट वेंचर के, जैसे कि विस्तारा एयरलाइंस जो है वो है वो एक जॉइंट वेंचर है फॉरेन कंपनी के साथ। विस्तारा एयरलाइंस जो है वो जो है ब्रांड नेम है टाटा का, जो कि सिंगापुर एयरलाइन के साथ जॉइंट वेंचर किया है टाटा सन्स ने, तो वो विस्तारा एयरलाइंस है। उसके बाद एक और जॉइंट वेंचर का एग्जांपल है टाटा स्टारबक प्राइवेट लिमिटेड, जो कि जॉइंट वेंचर है टाटा और स्टारबक कॉरपोरेशन यूएसए का। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रेटेजिक अलायंस। ओके, इसका पहला पॉइंट है नाइकी, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एथलेटिक फुटवेयर, डज नॉट प्रोड्यूस अ सिंगल शू। बोइंग, द जाइंट एयरक्राफ्ट कंपनी, मेक्स अ लिटिल मोर देन कॉकपिट एंड विंग एंड बिट। तो पहला ये कह रहा है कि जो है नाइकी है वो खुद अपने फुटवेयर जो है सिंगल फुटवेयर नहीं बनाता है, ना ही बोइंग जो है जो कि जायंट एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर है वो भी कुछ कॉकपिट या विंग को छोड़ दिया जाए तो कुछ ज़्यादा बनाता नहीं है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन करते क्या है, वो करते हैं क्रिएट करते हैं स्ट्रेटेजिक अलायंस अपने सप्लायर के साथ, ताकि वो सप्लायर उनके लिए प्रोडक्शन करें। थर्ड पॉइंट है स्ट्रेटेजिक अलायंस इज एन अरेंजमेंट बिटवीन टू कंपनीज दैट have decided to share resources to undertake a specific mutually benefit project। तो एक ऐसा प्रोजेक्ट को अंडरटेक करते हैं जिसमें मतलब स्ट्रेटेजिक अलायंस में एक म्यूचुअली बेनिफिट प्रोजेक्ट को दो कंपनियां अंडरटेक करती है अपने रिसोर्सेज शेयर करके। चौथा पॉइंट है, इट इज़ एन एक्सीलेंट व्हीकल फॉर टू कंपनी टू वर्क टुगेदर प्रॉफिटेबली। दोनों कंपनी प्रॉफिट बना पाती है इस व्हीकल के माध्यम से। फिफ्थ पॉइंट है, वो एक दूसरे की एक्सप्लॉइट कर सकती है यूनिक स्ट्रेंथ को। और सिक्स पॉइंट है, इससे वाइडर कस्टमर बेस जो है वाइडन होता है। और एक एग्जांपल दिया हुआ है आईसीआईसीआई बैंक का वोडाफोन इंडिया के साथ जो जॉइंट वेंचर स्ट्रेटेजिक अलायंस किया था उन्होंने, और उन्होंने लॉन्च किया था एक यूनिक मोबाइल ऐप जो कि मनी ट्रांसफ़र करता है और पेमेंट सर्विस करता है, जिसका नाम था M-Pesa। और यहाँ पे ये स्ट्रेटेजिक अलायंस का टॉपिक ख़त्म होता है। थैंक यू। नेक्स्ट टॉपिक है रिवर्स मर्जर। रिवर्स मर्जर इज़ अ मर्जर in which a private company become public company by acquiring it save private company from the complicated process and expensive compliance of becoming public company. Instead it acquire public company as an investment and convert itself into public company। तो बेसिकली यही कहा गया है रिवर्स मर्जर को, पहले भी ये रिपीट हो चुका है। तो ये प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी बन जाती है पब्लिक कंपनी को एक्वायर करके। और प्राइवेट कंपनी जो है ये ऐसा इसलिए करती है ताकि वो जो है एक्सपेंसिव कंप्लायंस से बच जाए जो कि पब्लिक कंपनी को करना पड़ता है। और वो जैसे एक्वायर करती है पब्लिक कंपनी को, वो अपने आप को कन्वर्ट कर लेती है पब्लिक कंपनी में। इसके बाद अगला एडिशनल पॉइंट जो है, यहाँ से एक रिवर्स मर्जर में एडिशन होते हैं। हाउएवर देयर इज़ एन अनदर एंगल टू द कंसेप्ट ऑफ रिवर्स मर्जर। व्हेन अ वीकर कंपनी और अ स्मॉलर कंपनी एक्वायर अ बिगर कंपनी, इट इज़ ऑल्सो अ रिवर्स मर्जर। तो जब कोई एक वीकर या स्मॉल कंपनी एक बड़ी कंपनी को एक्वायर करती है तो उसको भी रिवर्स मर्जर कहा गया है। एक और डायमेंशन ऐड हो चुका है। और एक और डायमेंशन ऐड होता है व्हेन अ पेरेंट कंपनी मर्ज इनटू सब्सिडरी कंपनी और लॉस मेकिंग कंपनी एक्वायर प्रॉफिट मेकिंग कंपनी, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ रिवर्स मर्जर। तो
तो जब पेरेंट कंपनी अपनी सब्सिडरी में मर्ज हो जाती है या फिर एक लॉस मेकिंग कंपनी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी को अक्वायर करती है, उसको भी रिवर्स मर्जर कहा जाता है। क्या रीज़न हो सकते हैं रिवर्स मर्जर के? तो पहला रीज़न है टू कैरी फॉरवर्ड टैक्स लॉसेस फ्रॉम स्मॉलर फर्म, दिस अलाउ द कंबाइंड एंटिटी टू पे लोअर टैक्सेस। तो कैरी फॉरवर्ड करना चाहती है स्मॉलर कंपनी के टैक्स लॉसेस, जिससे कि कंबाइंड एंटिटी को लोअर टैक्स पे करना पड़े। सेकंड है इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल ऑफ प्रोडक्शन। तो इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल अचीव कर सकते हैं। मार्केटिंग नेटवर्क बड़ा हो जाएगा। टू प्रोटेक्ट ट्रेडमार्क राइट, लाइसेंस एग्रीमेंट, अ सेट ऑफ स्मॉल और लॉस मेकिंग कंपनी। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है ट्रेडमार्क वगैरह बचाना, जबकि स्मॉल कंपनी के पास ये सब है। तो चार रीज़न क्या है? कैरी फॉरवर्ड टैक्स लॉसेस, दूसरा है इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, तीसरा है मार्केटिंग नेटवर्क, चौथा है टू प्रोटेक्ट ट्रेडमार्क राइट, लाइसेंस एग्रीमेंट एक्सेट्रा। एग्जाम्पल दिए हुए हैं। एक एग्जाम्पल है HDFC का मर्ज किया था उसने अपनी सब्सिडरी HDFC बैंक में। दूसरा एग्जाम्पल है ICICI का, जिसने मर्ज किया था अपनी सब्सिडरी ICICI बैंक में। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग। तो वही फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग की डेफिनेशन जो कि पहले रिपीट हो चुकी है, तो उसको अपन रिपीट नहीं करेंगे। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पॉइंट से। इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ कंपनी इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग। तो इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन जो है फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग का सिंपलेस्ट फॉर्म माना गया है। सेकेंड पॉइंट कहता है कि वेरियस लाइबिलिटी आर रिड्यूस आफ्टर नेगोशिएटिंग विथ वेरियस स्टेक होल्डर, जैसे कि बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, क्रेडिटर, डिबेंचर होल्डर एंड शेयर होल्डर। इन सब से आप नेगोशिएट करो, उसको भी एक फाइनेंशियल स्ट्रक्चरिंग के अंदर माना जाएगा। ओके, फिर वही बात लिखी हुई है कि इट डील विथ रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ कैपिटल बैंक्स एंड रेजिंग फाइनेंस फॉर न्यू प्रोजेक्ट। तो यही है फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग। इसके बाद बारी आती है डेट रिस्ट्रक्चरिंग की। तो इसका पहला पॉइंट कहता है debt restructuring involves reduction of debt and an extension of payment terms or change in terms and condition which is less expensive। तो डेट रिस्ट्रक्चरिंग के अंदर जो है बेसिकली डेट को रिड्यूस किया जा रहा है, डेट के पेमेंट टर्म को एक्सटेंड किया जा रहा है, टर्म एंड कंडीशन को चेंज किया जा रहा है ताकि डेट जो है लेस एक्सपेंसिव हो जाए। उसके बाद सेकेंड पॉइंट है इसका, इट इज़ नथिंग बट नेगोशिएटिंग विद बैंकर, क्रेडिटर एंड वेंडर। तो डेट रिस्ट्रक्चरिंग कुछ नहीं है, ये जो है वो है कि नेगोशिएशन है बैंकर के साथ, क्रेडिटर के साथ, वेंडर के साथ। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ रीऑर्गेनाइजिंग द होल डेट कैपिटल ऑफ द कंपनी। तो ये प्रोसेस है कंपनी के पूरे डेट कैपिटल को रीऑर्गेनाइज करने की। चौथा पॉइंट कहता है कि डेट कैपिटल ऑफ द कंपनी इंक्लूड, क्या क्या डेट कैपिटल में इंक्लूड होता है, सिक्योर लॉन्ग टर्म बोरोइंग, अनसिक्योर लॉन्ग टर्म बोरोइंग एंड शॉर्ट टर्म बोरोइंग। ये सभी जो है डेट कैपिटल का पार्ट है। इसके बाद पॉइंट नंबर 5 कहता है कि रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ सिक्योर लॉन्ग टर्म बोरोइंग हेल्प सिक कंपनी बाय इम्प्रूविंग लिक्विडिटी, मतलब मोर कैश वुड बी अवेलेबल फॉर ऑपरेशन। तो सिक कंपनी का फ़ायदा होगा अगर सिक्योर लॉन्ग टर्म बोरोइंग को रिस्ट्रक्चर किया जाए, तो सिक कंपनी का फ़ायदा ये होगा कि उसकी लिक्विडिटी इम्प्रूव हो जाएगी। कैसे? क्योंकि सी कंपनी जो है वो बैंक को कहेगी कि जो लोन के टर्म है उनको एक्सटेंड कर दो। और हेल्दी कंपनी का क्या फ़ायदा होगा? बाय रिड्यूसिंग कॉस्ट ऑफ कैपिटल, लोअर इंटरेस्ट इफ बैंक एग्री। तो हेल्दी कंपनी का जो है रिड्यूस हो जाएगा कॉस्ट ऑफ रेजिंग कैपिटल अगर वो बोलेगी इंटरेस्ट लोअर करने का और सामने वाली बैंक जो है एग्री कर जाए तो। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ लॉन्ग टर्म अनसिक्योर्ड बोरोइंग, जो कि हो सकती है इन फॉर्म ऑफ रेजिंग ऑफ पब्लिक डिपॉजिट या प्राइवेट लोन आप ले लो, जो कि थोड़े सस्ते हैं बेसिकली पुराने से। तो इससे भी एक अनस्ट्रक्चर बॉन्ड भी इशू कर सकते हो, डिबेंचर भी इशू कर सकते हो आप रिस्ट्रक्चर करने में। उसके बाद नेक्स्ट है रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ अदर शॉर्ट टर्म बोरोइंग। इसमें जो है जनरली इसको रिस्ट्रक्चर नहीं किया जा सकता है, लेकिन आप इसमें नेगोशिएशन कर सकते हैं नए टर्म्स के लिए। और लास्ट है डेट इक्विटी स्वैप। ये बेस्ट मेथड है डेट रिस्ट्रक्चरिंग का, जिसमें डेट इक्विटी स्वैप हो जाता है। जिसमें होता ये है कि शेयर होल्डर जो होते हैं
उनको राइट मिलता है एक्सचेंज करने का स्टॉक को प्रीडिटरमाइंड अमाउंट ऑफ डेट से इन द कंपनी। इसमें जो है इन डेट इक्विटी सेट डेट और बॉन्ड आर एक्सचेंज विथ शेयर्स और स्टॉक ऑफ कंपनी। ये वही बात है, डेट को शेयर के साथ स्वैप कर लिया जाता है। इसका एक एग्जांपल है गेमन इंडिया लिमिटेड, जिसने एचडीआर किया था स्ट्रेटेजिक डेट रिस्ट्रक्चरिंग 2015-16 में। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है इक्विटी रिस्ट्रक्चरिंग। इसका पहला पॉइंट है इट इज़ द प्रोसेस ऑफ रीऑर्गेनाइजिंग द इक्विटी कैपिटल। सेकेंड पॉइंट है इट इंक्लूड रीसफलिंग ऑफ शेयर होल्डर कैपिटल एंड द रिजर्व दैट आर अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट। तो पहला पॉइंट ये कहता है कि ये प्रोसेस है अपने इक्विटी कैपिटल जो है उसको रीऑर्गेनाइज करने की। इसमें जो है सफलिंग होती है शेयर होल्डर की कैपिटल की और रिजर्व की। शेयर होल्डर कैपिटल मतलब इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होगा, इसकी रीसफलिंग होती है। थर्ड पॉइंट कहता है रीस्ट्रक्चरिंग इक्विटी मीन्स चेंजिंग हाउ फर्म्स रेसिडुअल कैश फ्लो आर डिवाइडेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग फर्म्स शेयर होल्डर। तो इस रिस्ट्रक्चरिंग में जो है किस तरीके से कैश फ्लो को डिवाइड और डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा शेयर होल्डर में, उसको चेंज कर लिया जाता है। इसके बाद चौथा है गोल क्या होता है इसका, विद द गोल ऑफ इंक्रीजिंग ओवरऑल मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म्स कॉमन स्टॉक। जिसका गोल ये होता है कि कंपनी के शेयर की मार्केट वैल्यू बढ़ाया जाए। पांचवा है रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ इक्विटी एंड प्रेफरेंस कैपिटल बिकम कॉम्प्लेक्स प्रोसेस इन्वॉल्विंग अ प्रोसेस ऑफ लॉ एंड इज़ हाईली रेगुलेटेड एरिया। तो बेसिकली जो है इक्विटी रिस्ट्रक्चरिंग जो है या प्रेफरेंस रिस्ट्रक्चरिंग जो है वो एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है जिसमें लॉ का काफ़ी इन्वॉल्वमेंट होता है और हाईली रेगुलेटेड होता है। इसीलिए इसमें छठवां पॉइंट यही कहता है कि फॉलोइंग कम्स अंडर द स्ट्रक्चरिंग इक्विटी रिस्ट्रक्चरिंग। क्या क्या चीज़ें इक्विटी रिस्ट्रक्चरिंग के अंडर आती है। पहला है अल्ट्रेशन ऑफ शेयर कैपिटल सेक्शन 61, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल सेक्शन 66 और बायबैक ऑफ शेयर सेक्शन 68। पहला टॉपिक है अल्ट्रेशन ऑफ शेयर कैपिटल। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 61 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, अ लिमिटेड कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल derive its power to alter its share capital through article of association। तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन से ही पावर मिलती है कंपनी को अपना शेयर कैपिटल अल्टर करने की। तो एज पर द सेक्शन 61 ऑफ द कंपनी वन ऑफ द कंपनीज एक्ट, द कंपनी में इफ ऑथोराइज बाय इट्स आर्टिकल अल्टर इट्स मेमोरेंडम इन जनरल मीटिंग 2। तो बेसिकली ये पॉइंट कह रहा है कि कंपनी जो है अपना अगर उसका आर्टिकल्स ऑथोराइज करते हैं तो वो जो है अपने मेमोरेंडम को अल्टर कर सकती है जनरल मीटिंग में ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके। क्यों कर सकती है, तो पहला पॉइंट है टू इंक्रीज इट्स ऑथोराइज शेयर कैपिटल बाय सच अमाउंट एज इट थिंक्स एक्सपीडियंट। तो उस अमाउंट से अपना ऑथोराइज कैपिटल बढ़ा सकती है जो उसको ठीक लगे। सेकेंड, कंसोलिडेट इट्स शेयर कैपिटल इनटू शेयर्स ऑफ लार्जर अमाउंट देन इट्स एग्जिस्टिंग शेयर्स। तो कंसोलिडेट कर सकती है अपने शेयर कैपिटल को लार्जर अमाउंट ऑफ शेयर में जो कि अभी एग्जिस्टिंग जो शेयर की अमाउंट है उससे ज़्यादा में। थर्ड के पॉइंट कहता है कन्वर्ट ऑल और एनी ऑफ इट्स फुल्ली पेड अप शेयर इनटू स्टॉक एंड रिकन्वर्ट दैट स्टॉक इनटू फुल्ली पेड अप शेयर। तो फुल्ली पेड अप शेयर को कन्वर्ट करना स्टॉक में या रिकन्वर्ट करना स्टॉक को फुल्ली पेड अप शेयर में, ये भी कर सकती है। चौथा पॉइंट है सब डिवाइड शेयर इनटू शेयर्स ऑफ स्मॉलर अमाउंट देन फिक्स बाय इट्स मेमोरेंडम। तो आप सब डिवाइड भी कर सकते हो अपने शेयर को स्मॉलर अमाउंट में जो कि फिक्स किया हुआ है मेमोरेंडम में उससे भी कम। पांचवा है कैंसल शेयर्स विच एट द टाइम ऑफ पासिंग ऑफ रेजोल्यूशन इन दिस बिहाफ हैव नॉट बीन टेकन तो बाय एनी पर्सन and diminishing the amount of its share capital by amount the share was so cancelled। बेसिकली पॉइंट नंबर 5 ये कह रहा है कि आप शेयर्स को कैंसिल कर सकते हो जो कि किसी ने लिया नहीं है और उसी अमाउंट से आप उसको अपना शेयर कैपिटल को डिमिनिश कर दो जिस अमाउंट से शेयर जो है आपने अभी कैंसिल किया हुआ है। और लास्ट पॉइंट है एक वार्निंग पॉइंट है कि द कैंसिलेशन ऑफ शेयर शेयर नॉट बी डीम टू बी रिडक्शन ऑफ शेयर। तो कैंसिलेशन ऑफ शेयर को आप रिडक्शन ऑफ शेयर नहीं कहेंगे। और ये 6 पॉइंट है समरी में फटाक से पढ़ लेते हैं। पहला है इंक्रीज ऑथोराइज शेयर कैपिटल बाय सच अमाउंट एज इट थिंक एक्सपीडियंट। सेकेंड है कंसोलिडेट द शेयर
शेयर कैपिटल इनटू शेयर ऑफ लार्जर अमाउंट देन इट्स एग्जिस्टिंग अमाउंट। इसके बाद नेक्स्ट है कन्वर्ट करना है फुल्ली पेड अप शेयर को स्टॉक में और रिकन्वर्ट करना है स्टॉक को फुल्ली पेड अप शेयर में। चौथा पॉइंट है सब डिवाइड करना है अपने शेयर को स्मॉलर अमाउंट में जो कि फिक्स किया हुआ है मेमोरेंडम उससे कम में। पांचवा है कैंसिल करना है शेयर्स को जो कि किसी ने लिए नहीं है और उसको फिर डिमिनिश करना उसी अमाउंट से जितने अमाउंट के शेयर आपने कैंसिल किए हैं। और छठा पॉइंट है कि कैंसिलेशन को आप रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल नहीं मानेंगे। तो यहाँ पे अल्ट्रेशन ख़त्म होता है और इसके साथ ये पार्ट भी ख़त्म होता है।